अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल नवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग जो है एंशिएंट को कंप्लीट कर चुके थे, एंशिएंट झारखंड को। जैसे कि उसमें गुप्तोत्तर काल जो लास्ट अंतिम जो है ना हमारा एंशिएंट में चैप्टर पढ़ता है। आगे की ओर बढ़े तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट के बाद मेडाइवल झारखंड के बारे में जानते हैं कि मध्यकाल में झारखंड में क्या क्या हुए थे, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो ये जो हम लोग की क्लासेस है, ये जो है ना सीजीएल एवं जेपीएससी ओरिएंटेड क्लासेस है और तमाम झारखंड में जितने एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा होने वाले हैं उन सभी के लिए ये सफिशिएंट क्लासेस होंगे। ठीक है, कंप्लीट झारखंड को इसमें पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा और क्वेश्चन वगैरह भी इसमें डिस्कस कराया जाएगा। साथ ही साथ जो है ना ये अभी आगामी जैसे कि हम लोग जानते हैं सीजीएल का एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर या 16 दिसंबर, ऐसे कुछ निर्धारित डेट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे पहले जो ना हम लोग झारखंड को कंप्लीट कर ले। ठीक है, झारखंड इसमें साथ ही साथ इसके बाद भी जितने अभी जानते हैं कि वैकेंसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, तो टोटल वैकेंसी जितने भी झारखंड रिलेटेड एग्जाम होंगे झारखंड के स्टेट के, उन सभी एग्जामों के लिए ये सफिशियंट होगा। ठीक है, तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज से शुरू करते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी झारखंड का जो है ना एंशिएंट जैसे पीरियड खत्म हुआ उसके बाद मध्यकाल का आगमन होता है, तो उस मध्यकाल के विषय में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के विषय में देखते हैं, तो पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ था नहीं हुआ था उसके विषय में जानेंगे। तो देखते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु जैसे 647 ईस्वी में हो गई, वहां से लेकर जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी 1206 ईस्वी की जो है ना कलावधि साम्राज्यों का उदय हुआ। इसमें जो है ना कलावधि जो है ना को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। यानी 647 से लेके 647 से लेके जैसे सल्तनत काल आता 1206 ईस्वी तक, यहाँ तक के बीच को जो है ना टाइम पीरियड को क्या कहा गया, मध्यकाल कहा गया। ठीक है, 8वीं सदी ईस्वी के जो है ना मध्य में भारत के 3 कोनों में 3 शक्तियां जो है ना साम्राज्यों का उदय हुआ। 3 जो है ना शक्तिशाली जो है ना साम्राज्यों का उदय हुआ 8वीं सदी ईस्वी के जो है ना मध्य में। यानी 8वीं सदी जैसे ही उसके मिड में, मध्य मतलब मिड में, 8वीं सदी के मध्य में जैसे ही जो है ना भारत में देखे तो 3 कोनों में 3 शक्तियां उदित हुआ। ठीक है, उदय हुआ, साम्राज्यों का उदय हुआ। वो कौन कौन से थे 3 शक्तियां, उसमें देखते हैं पूर्व में अगर बात की जाए भारत के पूर्व क्षेत्र में अगर बात की जाए तो भारत के पूर्व क्षेत्र में क्या हुआ नहीं, इधर हो गया पाल वंश हो गया। ठीक है, पश्चिम में जो है ना पश्चिम व उत्तर में, पश्चिम उत्तर का क्या मतलब है कि इधर वाले साइड में पश्चिम उत्तर, इधर हो जाता भारत का नॉर्थ, ये हो गया पश्चिमी। तो इधर वाले क्षेत्र में क्या हो गया ना, प्रतिहार का हो गया साम्राज्य वहां पे। और दक्षिण में जो है ना देखे तो राष्ट्रकूट का शासन हो गया। इस दक्षिण वाले हिस्से में देखे तो राष्ट्रकूटों का जो है ना शासन हो गया। ये थे पूर्व हो गया। 9वीं सदी ईस्वी के मध्य तक, 9वीं सदी ईस्वी के जो है ना जैसे ही मध्य तक हम लोग जाते हैं, 8वीं सदी ईस्वी में जो इन तीनों की स्थापना हो गई और जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे की ओर बढ़ता है और 9वीं सदी ईस्वी के जो है हम लोग मध्य लगभग जो है ना 100 वर्ष के अंतराल में जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं पाल साम्राज्य तथा जो है ना 10वीं सदी ईस्वी के मध्य तक जो है ना प्रतिहार व राष्ट्रकूट साम्राज्य अत्यंत प्रभावशाली हो गया। जैसे ही 8वीं सदी के मध्य में इन तीनों जो है ना शक्तिशाली साम्राज्यों का जो है ना स्थापित होते हैं, उदय होता है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता है 9वीं सदी के मध्य में हम लोग पहुंचते हैं, तो 9वीं सदी के मध्य तथा जो है ना 10वीं सदी ईस्वी के मध्य में देखते हैं कि जो है ना ये जो है ना सभी वंश जो है ना काफी जो है ना प्रभावशाली हो गए। उसमें से दक्षिण में राष्ट्रकूट और जो है ना उत्तर में प्रतिहार और पश्चिम में देखे तो पाल वंश। ठीक है, ये सभी अत्यंत शक्तिशाली हो गए। ये तीनों शक्तिशाली साम्राज्य आपस में लड़ते रहे। अब देखते हैं कि तीनों का प्रभुत्व इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब ये ही तीन चाहने लगे कि उसका साम्राज्य को मैं अपने अधीन करूंगा। इसके लिए उन तीनों में जो ना युद्ध प्रारंभ हो गया, एक दूसरे के साम्राज्य को अपने साम्राज्य क्षेत्र में मिलाने के लिए। इन तीनों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का जो है झारखंड की राजनीति एवं संस्कृति पर असर पड़ा। अगर इन तीनों का जो है ना युद्ध हुआ, इस युद्ध का देखते हैं कि जो है ना प्रतिद्वंदी जो है ना युद्ध हुआ साम्राज्य को अपने में मिलाने के लिए, इसका भी असर जो है ना राजनीति झारखंड की जो है ना राजनीति तथा संस्कृति पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
इनमें से कोई ना कोई जो है ना मौका पाकर झारखंड क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। इन तीनों में जैसे युद्ध होता था, जिसको भी मौका मिलता था ये क्या करते थे कि झारखंड क्षेत्र में अपना जो है ना कब्जा कर लेते थे। ठीक है, कब्जा कर लेते थे। कब्जा कर लेता था घाघरा थाना स्थित हापा मुनि गांव, घाघरा के समीप जो ना हापा मुनि गांव है का महामाया मंदिर इसका प्रमाण है। इसी का जो ना प्रमाण अगर माना जाए तो हापा मुनि गांव जो है वहां पे जो ना महामाया का मंदिर है, वो जो ना इसी जो ना युद्धों का परिणाम है। और उन्हीं को जो है ना झारखंड के क्षेत्र में कोई भी जो ना मौका पाते ही अपने क्षेत्र में कर लेता था, उसी के स्वरूप जो ये मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण, अब देखते हैं, इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक, इस मंदिर का जो ना निर्माण किया गया, महामाया मंदिर का जो निर्माण किया गया वो जो है ना राजघंट राय ने 908 ईस्वी में जो ना करवाया था। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित, इस मंदिर की अगर जो प्रथम पुरोहित की बात की जाए तो ये कौन थे? मराठा ब्राह्मण था। मराठा ब्राह्मण था इनका पुरोहित जो था। इस मंदिर में जो पुजारी जो पूजा करते थे वो ये थे। और इस मंदिर को जो न स्थापित किया था, किसने किया था? गजघंट राय ने किया था। 908 ईस्वी में इस मंदिर को बनाया गया था। जो गजघंट राय का धार्मिक गुरु था, ये जो है ना मराठा ब्राह्मण जो थे, ये जो है ना गजघंट राय का जो ना ये जो है ना धार्मिक गुरु थे, यानी धार्मिक शिक्षा जो है यही देने का इनको काम करते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं गुमला। गुमला का जो चैनपुर के निकट, गुमला अगर कभी भी हम लोग जाएं तो गुमला के निकट अगर जो चैनपुर है वहां की अगर बात की जाए तो वहां के जो है निकट, जो चैनपुर के निकट जो है ना टांगीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण, टांगीनाथ का जो मंदिर पड़ता है चैनपुर के सामने, गुमला के सामने, उनका निर्माण जो है इसी काल में हुआ। उनका निर्माण की बात की जाए तो वो निर्माण भी जो है ना इसी काल में हुआ। इटखोरी जो हजारीबाग में पड़ता से जो है ना प्रतिहार शासक जो है ना महेंद्रपाल, प्रतिहार के शासक जो है महेंद्रपाल, उन्होंने जो है ना 885 से 910 ईस्वी के बीच में जो है ना शिलालेख की प्राप्ति से यह साबित होता है। वहां पे जो है ना शिलालेख जो प्राप्त होते हैं, महेंद्रपाल के जो शिलालेख प्राप्त होते हैं प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के, उनसे जो है ना साबित होता है कि जो 9वीं सदी ईस्वी के जो है ना उत्तरार्ध में प्रतिहारों ने छोटा नागपुर खास में सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यानी जैसे ही वो तीनों का युद्ध होता था, जिसको भी मौका मिलता था वो अपना यहाँ झारखंड में क्या करते थे? कब्जा कर लेते थे, राज्य स्थापित कर लेते थे। तो उन्हीं में से देखते हैं कि जो ना प्रतिहार के जो शासक थे, उनमें उनके शासक जो ना महेंद्रपाल थे, उनके भी कुछ शिलालेख प्राप्त होते हैं। और वो शिलालेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? इटखोरी, जो बेसिकली देखा जाए तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से प्राप्त होते थे। और वो जो है ना उत्तरार्ध जो है ना प्रतिहारों ने छोटा नागपुर खास के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया। और वही देखते हैं धीरे धीरे कि 9वीं सदी में जो ना उत्तरार्ध में जो ना प्रतिहार छोटा नागपुर खास के सीमावर्ती क्षेत्र में इन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब ये जो है कब्जा करने का सिलसिला जब तीनों में युद्ध होता था, जिसको भी थोड़ा सा मौका मिलता था ना, वो अपना साम्राज्य विस्तार में लग जाते थे और उसको जमीन को हड़प लेते थे। तो देखते हैं सभी शासकों का लगभग जो है झारखंड पर प्रभुत्व रहा, कुछ ही समय के लिए रहा मगर रहा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो बंगाल के जो है ना बंगाल के पाल शासक की बात की जाए तो उन्होंने जो है ना बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का संरक्षण प्रदान किया। बंगाल के जो है ना पाल शासक थे, उन्होंने किया कि बौद्ध धर्म, उस समय जो है ना बौद्ध धर्म जो है ना 10वीं सदी के समय जो है ना बौद्ध धर्म क्या था ना, बौद्ध धर्म के दो शाखाएं थे, तो वज्रयान महायान। तो वज्रयान शाखा को जो है ना संरक्षण प्रदान किया था, जिसके जो है ना फलस्वरूप जो है ना वज्रयान शाखा झारखंड क्षेत्र में फला फूला। इनको जब संरक्षण प्राप्त हो गया, अपने वहां राजा के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जब संरक्षण प्राप्त होगा तो क्या होगा? वो जो है ना धर्म जो है ना प्रचार प्रसार करेगा, तथा उस धर्म में लोग जो, अगर राजा किसी को संरक्षण दे रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ तो गुण होंगे तभी तो संरक्षण दे रहा है। तो उससे प्रजा में क्या मैसेज जाएगी कि ये धर्म बहुत अच्छा है, तो इस धर्म को हम लोग अपना सकते हैं। तो उसी प्रकार जो है ना देखते हैं कि उस समय फिर वज्रयान शाखा जो झारखंड में रहा, वो जो है ना काफी उस राजा के संरक्षण में जो है ना काफी ज्यादा फला फूला। इसकी प्रतिक्रिया में देखें तो हिंदू धर्म में भी जो है ना
तंत्र मार्ग का प्रचार प्रसार बढ़ा। इसी समय में जो देखे इसकी प्रतिक्रिया में, इसकी प्रतिक्रिया जैसे इसके अगेंस्ट में अगर देखें तो जैसे यहाँ जो है ना बौद्ध धर्म का जो है ना प्रचार प्रसार फैला, उसी प्रकार जो है इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देखते हैं कि हिंदू धर्म भी जो है ना इस तंत्र मार्ग का जो है ना प्रचार प्रसार बढ़ा। वहीं देखे तो हिंदू धर्म को भी जो है ना इसी समय जो है ना बढ़ने का, फलने फूलने का मौका मिला। आगे बढ़ते हैं, राजरप्पा का छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ। ये जो है ना राजरप्पा, आप लोग कभी भी जाए तो ये राजरप्पा काफी ज्यादा फेमस है। राजरप्पा हो सके तो कभी भी आप लोग जा सकते हैं। राजरप्पा का ये छिन्न मस्तिका जो है ना शक्तिपीठ, यहाँ पे जो है ना काफी भव्य पूजा की जाती है। इसके नदी, इसके सामने जो है ना सामने में नदी भी है जिसमें आप स्नान करके जो है ना यहाँ पूजा कर सकते हैं। तो इसी राजरप्पा छिन्नमस्ताई शक्ति की जो है ना पीठ की जो है ना इस काल में स्थापना हुई। अब देखते हैं कि जो हिंदू धर्म का जो है ना प्रचार प्रसार हुआ उसको भी फलने फूलने को मिला, तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है ना छिन्नमस्तिका शक्ति पीठ की जो है ना उसी समय स्थापना हुई, इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, स्थापना से इसकी पुष्टि होती है। छिन्नमस्तिका बौद्ध वज्र योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। ये जो है ना छिन्नमस्तिका जो है ना बौद्ध वज्र योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। ये यानी हिंदू और जो है ना हिंदू जो है ना और बौद्ध का ही जो है ना ये जो है ना हिंदू प्रतिमाओं के रूप है। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना बौद्ध धर्म के भी गुण दिखाई देते हैं और उन्हीं का जो है ना हिंदू प्रतिरूप है। यानी बौद्ध धर्म का जो है ना प्रतिरूप के रूप में छिन्नमस्ताई मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया। अब नौवें चैप्टर को हम लोग जैसे कंप्लीट करते हैं, नौवें चैप्टर को कंप्लीट करके अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पूर्व मध्यकाल के बाद विषय में हम लोग थोड़ा थोड़ा जो भी हो देखे इसमें। अब क्या करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं लुसेंट चैप्टर नंबर जो है ना 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में क्या है, क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश के विषय में बताएगा। तो इसमें देखते हैं क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश में देखते हैं तो इसमें देखिए क्षेत्रीय राज्य के कुछ मैप दिए गए हैं। क्षेत्रीय राजवंश के क्या है, मैप दिए गए हैं। इसमें जो है कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं। ये जो ना झारखंड का पूरा मैप है, झारखंड की ये क्षेत्र से सटा हुआ है। ये जो है ना बिहार से सटा हुआ है, ये बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है। और ये वाला क्षेत्र क्या है, ये बिहार से सटा हुआ है। इधर देखे तो इधर यूपी पड़ जाता है, यूपी पड़ जाता है, यूपी पड़, ये जो है यूपी पड़ जाता है, ये छत्तीसगढ़ पड़ जाता है और ये क्या पड़ जाता है, ये उड़ीसा पड़ जाता है। और इधर से देखे तो ये बंगाल से सटा हुआ मिल जाता है। ठीक है, ये इलाका जो हम लोग को देखते हैं, ये मिर्जापुर वाला इलाका, ये जो है ना क्या है, ये जो है ना पूरा का पूरा जो है ना यूपी से सटा हुआ है। इधर की बात की जाए तो इधर जो है ना सीजी लिखते हैं, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ क्षेत्र है। ये वाला पूरा छत्तीसगढ़ से सटा हुआ क्षेत्र है, लगभग यहाँ तक होगा। और यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र ये किससे है, उड़ीसा से सटा हुआ, इसको शॉर्ट में ओडी लिखते हैं। और ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो देखें तो ये वाला जो है ना पूरा का पूरा बंगाल से सटा होगा। ठीक है, बंगाल से सटा होगा। और ये तो बिहार से ही है, यहाँ पे जो है ना बिहार से यहाँ गोड्डा वगैरह साहिबगंज वगैरह पड़ता भी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं तो इसमें कौन सा दिया गया, रोहतास दिया गया, इधर मिर्जापुर दिया गया, इधर जो है ना सरगुजा दिया है, जसपुर दिया गया है, ये जो छत्तीसगढ़ से पड़ता है। ये उड़ीसा से सटने वाला क्या है, रंगपुर है, बोनाई है, क्योंझर, मयूरभंज, ये सभी दिया गया। और इतने जो है ना क्षेत्रीय राजवंश की बात की जाए तो ये जो है ना प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश जो है ना मेडाइवल पीरियड में हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ क्षेत्रीय वंशों को हम लोग देखते हैं। पलामू में कौन कौन थे, देवगांव थे, तरहसी थे, चैनपुर और पलामू राज, इनका जो है ना शासन राजवंश जो है ये थे और इनका जो है ना शासन रहा। अब चतरा में बात की जाए तो चतरा में किनको देखते हैं, केंदी राज केंदी को देखते हैं। ठीक, और यहाँ में चौपारण की अगर बात की जाए तो चाई राज चाई को नाम आता है। खड़गडिया की बात की जाए तो खड़गडिया राज की बात आती है। और यहाँ देखे अगर जो है ना रामगढ़ में देखे तो रामगढ़ में क्या देखते हैं, बादम जो है ना पारसनाथ यहाँ पे है। और यहाँ पे रामगढ़ क्षेत्रीय राजवंश है। अगर झरिया के किनारे देखे तो झरिया राजा का यहाँ पे था। पंचायत में देखे तो यहाँ पे जो है ना पाकबीरा था, यहाँ पे दालमी था। यहाँ पे राजमहल हो गया, देवघर हो गया, मुंगेर हो गया, बिहार वाला क्षेत्र ये। और जैसे ही हम लोग इधर से नीचे आते हैं पंचायत के बाद सारेकेला में देखते हैं तो सारेकेला राज था यहाँ पे। और बीरभूम में देखते हैं तो बीरभूम राज था। घाटशिला में देखे तो घाटशिला में क्या था,
हाँ, घाटशिला में जो है ना धालभूम राज था। मयूरभंज ये रहा, कोल्हान का क्षेत्र ये रहा, केवझर ये रहा, बोनाई ये रहा, पोरहाट राज यहाँ पे, और किचुम को यहाँ देखते हैं। सारे किला हो चुका। अब चुटिया, ये रांची वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहां पे चुटिया, सतरंजी, छोटा नागपुर खास राज, इसमें देखते खोखरा या कोकरा कोकर, जिसको झारखंड का नाम पुराना नाम कहा गया था, जगन्नाथपुर, नागफेनी वंश यहाँ पे, सुतियांबे यहाँ पे। ठीक है, इन सभी वंशों को जो है ना याद रखना थोड़ा टफ है, तो इसको रटना ही पड़ेगा हमें। ठीक, अब देखते हैं इसके डिटेल्स में देखते हैं। तो झारखंड का जो है ना मुंडा राज, झारखंड का मुंडा राज की बात करते हैं। ये कहाँ पे? सूतिया नागखंड में था। ये सूतिया नागखंड में पड़ता है। तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं। झारखंड में राज्य निर्माण का आरंभ करने का श्रेय मुंडाओं को है। अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड में जो है राज्य निर्माण की जो बात चली, उसका अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो वो श्रेय किनको दिया जाएगा? तो उनका श्रेय जो है ना मुंडाओं को दिया जाएगा। जो झारखंड में मुंडा रहने वाले मुंडा है, उन लोग को इनका श्रेय दिया जाएगा। रीसा मुंडा प्रथम व्यक्ति था। रीसा मुंडा की बात की जाए तो वो प्रथम व्यक्ति थे जिसने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है ना शुरू की। ये जो है ना रीसा मुंडा जो थे प्रथम व्यक्ति ऐसे रहे जिसने जो है झारखंड में जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है ना शुरू की। अब इनको लगने लगा कि झारखंड में जो है एक राज्य बननी चाहिए और एक राज्य का निर्माण होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? रीसा मुंडा ने किया। उसने जो है सूतिया पाहन को जो है ना मुंडाओं का शासक चुना। उन्होंने जो ना अपने इस जो ना राज्य निर्माण के लिए शासक के रूप में किसको चुना? तो सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। सूतिया पाहन जो थे उनको जो है अपना शासक माना। सूतिया पाहन ने अपने जो है ना नव स्थापित राज्य का नाम अपने नाम पर जो ना सूतिया नागखंड रखा। ये जो है जो ना अपने राज्य का निर्माण करते तो अपने ही नाम पर जो ने इन्होंने उस जो ना राज्य का नाम रख दिया। क्या? तो सूतिया नागखंड रख दिया। उसका नाम रख दिया सूतिया नागखंड रखा। उसने जो है अपने राज्य को 7 गढ़ों में विभक्त किया। उसने क्या किया कि इस पे जो है प्रशासनिक प्रशासन चलाने के लिए राज्य को क्या किया कि 7 भागों में बांट दिया। 7 भागों में बांटा इसलिए था क्योंकि उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था जो है ना बनाए रखने में और उन पर शासन करने में इससे काफी सहूलियत होती, काफी मदद मिलता। इसलिए उसको जो है ना 7 इकाइयों में विभक्त कर दिया। उन 7 इकाइयों को अब देखते हैं। तो लोहागढ़ का नाम आता है। लोहागढ़ कहाँ था? बेसिकली देखा जाए तो लोहागढ़ कहाँ था? लोहरदगा में था। वहीं आगे चले हजारीबाग, पालूमगढ़ जो वर्तमान पलामू में है, मानगढ़ जो मानभूम यानी धनबाद में है, सिंहगढ़ जो सिंहभूम में है, और केसलगढ़ एवं जो है ना सुरगुमगढ़, इन सभी जो है 7 गढ़ों को विभक्त कर दिया और इनका जो है ना नाम हमें देखने को मिलता है। फिर आगे देखते हैं। तो जिसको जो है हम लोग सरगुजा भी बोलते हैं, सरगुजा भी, इसको ब्रैकेट में सरगुजा, सरगुमगढ़ को जो है हम लोग सरगुजा भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने उन्होंने जो है इन्हें जो है ना 7 गढ़ों को विभाजित कर दिया, 7 भागों में बांट दिया। इसमें जो है ना 21 परगनों में विभक्त किया और इन्हीं सभी 7 गढ़ को क्या किया? 21 जो है ना परगनों में विभक्त कर दिया, जिसमें से हम लोग को नाम देखने को मिलता है क्या? ओमदंडा, दोयसा, खुखरा, सरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहट, गिरगा, बिरुआ, लचरा, बिरना, सोनपुर, बेलखादर, बैलसिंह, तमाड़, लोहारडी, खरसिंह, उदयपुर, बोनाई, कोरिया, चंगमंकर। इन नामों से ये जो है ना सभी नाम जो है हम लोग के 21 नाम देखने को मिला। इन नामों से जो है ना स्पष्ट है कि सूतिया नागखंड राज्य प्राय समस्त झारखंड क्षेत्र में फैला था। इतने जो 21 परगनों में जो हमको विभक्त दिखता है और उधर से जो 7 गढ़ों में जो है उसको बांटा गया, इनको अगर देखे तो ये मूलतः देखा जाए, बेसिकली देखा जाए तो ये लगभग जो है ना पूरे के पूरे झारखंड को कवर कर लेते हैं। पूरे के पूरे झारखंड में, यानी ये जो है ना 21 जो है ना परगनों में उनको जो है 7 गढ़ों एवं जो 21 परगनों में विभक्त किया गया। तो और ये जो है ना पूरे के पूरे झारखंड में लगभग फैले हुए थे। दुर्भाग्य से अगर बात करें, दुर्भाग्य से यह राज्य जो है ना
ज्यादा अस्थायी सिद्ध नहीं हो सका। दुर्भाग्य से अगर बात की जाए तो ये राज्य जो है ना ज्यादा टाइम तक जो है ना अस्थायी रूप से सुचारू नहीं रह पाया, जिसमें से देखते हैं मदरा मुंडा। मदरा मुंडा जो है ना मुंडाओं का अंतिम राजा साबित हुआ। और आगे चल के जैसे देखते हैं तो मदरा मुंडा जो है ना इस जो है ना इसका जो है ना अंतिम राजा साबित हुआ। मुंडाओं के जो अंतिम राजा की बात की जाए तो वो मदरा मुंडा का नाम आता, वही जो है ना इसका जो है ना अंतिम राजा जो है ना साबित हुआ। अब देखते हैं जैसे आगे बढ़ते तो नाम आता छोटा नागपुर खास का। छोटा नागपुर के विषय में हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर खास के विषय में, जहां पे जो है ना किसका प्रभुत्व देखेंगे हम लोग नागवंश देखेंगे, नागवंश का। तो मुंडा राज्य का स्थान जो है ना नागवंश ने ले लिया। यानी जैसे जो है मदरा मुंडा जो अंतिम राजा रहे, उनका जैसे ही पतन हुआ, जैसे जो है उस पद का जो अंत हुआ, तो उसके स्थान पे किन्होंने उसका स्थान ले लिया, नागवंश आए और नागवंशों ने जो है उनका स्थान ले लिया। वहीं से जो उभरे नागवंश, उन्होंने उनका स्थान ले लिया। छोटा नागपुर खास के जो ना छोटा नागपुर खास बेसिकली देखा जाए तो छोटा नागपुर खास के जो नागवंश के संस्थापक का जो ना नाम फनी मुकुट राय था। नागवंश के संस्थापक के रूप में किसको हम लोग जानते हैं तो फनी मुकुट राय को जानते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा भी जा सकता है कि छोटा नागपुर खास का नागवंश का जो ना संस्थापक कौन है, तो फनी मुकुट राय इनके संस्थापक थे। और नागवंशी राज्य की स्थापना के समय से को लेकर जो है ना विवाद है। इसके जो है ना नागवंशी राज्य की जब स्थापना हुई तो ये स्थापना हुई कब थी, एग्जैक्ट डेट को लेकर जो है ना काफी सारा विवाद है। जे रीड एक जो है ना इतिहासकार है। इसका जो है ना अगर माने तो इनका मत ज्यादा तर्कसंगत है। अगर इनकी माने तो इनका जो है ना दिया हुआ मत जो है ना डेट को लेकर वो ज्यादा हमें तर्कसंगत लगता है। इनके अनुसार जे रीड के अनुसार की बात की जाए तो उनको जो है ना नागवंशी राज्य की स्थापना 10वीं सदी ईस्वी में हुई। अगर इनकी माने जे रीड की माने तो इनका जो है ना ज्यादा तर्कसंगत लगता है डेट को, और इनकी अगर माने तो इनके द्वारा जो कही गई है कि नागवंशी राज्य की स्थापना जो है ना 10वीं सदी में हुई है। 10वीं सदी मतलब 1000 ईस्वी के आसपास में हुई है। सदी का मतलब हो गया 100, तो 10 × 100 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो वही हो गया ईस्वी, 1000 ईस्वी में हुई। ठीक है। जनश्रुति के अनुसार, अगर जनश्रुति अगर मानी जाए, जनश्रुति एक पुराण है, एक जन ग्रंथ है। जनश्रुति के अनुसार अगर माने तो फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग और वाराणसी का ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। अगर जनश्रुति की माने तो इनका कहना है कि फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी ब्राह्मण कन्या, यानी बनारसी जो है ना ब्राह्मण की जो कन्या थी और पुंडरीक नाग जो थे उनके जो है ना पुत्र था। कौन था? फनी मुकुट राय। यानी उसके पिता जो है ना पुंडरीक नाग के थे और उनकी माता को जो है ना कन्या पार्वती का जो है ना पुत्र था। उनकी माता का नाम पार्वती था। फनी मुकुट राय का माता का नाम पार्वती था और पुंडरीक नाग जो है ना उनके जो है ना पिता थे, जिसे जो है मुंडा वंश के अंतिम शासक मदरा मुंडा एवं जो है अन्य नेताओं का सर्वसम्मति से जो है ना शासक चुना गया था। अब देखते हैं तो फनी मुकुट राय को क्या किया गया था। जैसे उनका जो है समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है, तो मुंडा वंश के जो है अंतिम शासक मदरा मुंडा एवं अन्य नेता, मदरा मुंडा जो थे मरने से पहले, मदरा मुंडा जो है मरने से पहले क्या किया, उनको जो है अपना फनी मुकुट राय को जो है अपना नेता सर्वसम्मति से उसको मान चुके थे। उसके शासनकाल में, अगर फनी मुकुट राय के जो है शासनकाल में, नागवंश के शासनकाल में देखें तो राज्य में जो है राज्य जो है ना में 66 परगने, 66 जो है ना परगने, और जो है ना ब्रैकेट में क्या था पर 66 परगने में 22 जो है ना घटवारी और 18 जो है ना खुखरागढ़ में और जो है ना 18 जो है ना दोईसागढ़ में तथा 8 जो है ना जर्चीगढ़ में ये हमें देखता है, जिसको मिला के जो ना 66 जो ना परगने बनाए गए थे, 66 परगना जो है ना बनाया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नागवंशी राज्य। नागवंशी राज्य की बात की जाए तो नागवंशी राज्य के जो ना पूर्व में, अगर इसके जो ना पूर्व में नागवंशी राज्य जहाँ फैला हुआ था उसके पूर्व में देखे तो पंचेत राज्य, पूर्व की ओर देखे तो पंचेत राज्य जो बेसिकली बंगाल में पड़ता है। पश्चिम में देखे तो क्योझर राज्य, फनी मुकुट राय
ये जो है ना अगर था नागवंशी राज्य के जो ना पूर्व में, यानी ना मान लीजिए कि यहाँ तक अगर नागवंशी राज्य यहाँ अगर नागवंशी राज्य फैला हुआ है तो इसके जो है ना पूर्व में अगर इधर देखे तो क्या है ना, पंचायत राज्य इधर है हमें देखने को मिल जाता है पूर्व में। वहीं जो है ना पश्चिम में अगर इधर देखे तो ये जो है ना क्योझर हमें देखने को मिल जाता है, क्योझर हमें देखने को मिल जाता है। यानी इन दोनों के मध्य में जो है ना ये जो है ना फनी मुकुट राय का जो है ना नागवंश, ये यहाँ बीच में, दोनों के बीच में ये बढ़ता था और दोनों साइड से दबता भी होगा। ठीक है, तो क्योझर में स्थित था। वहीं देखते हैं फनी मुकुट राय का विवाह। अब जो है ना फनी मुकुट राय ने क्या किया, जानता था कि ये पूरब की ओर जो है ना हमें पंचित राज्य पड़ता है, जो उससे कभी भी युद्ध वगैरह साम्राज्य की स्थिति में, साम्राज्य प्राप्त करने की स्थिति में कभी भी युद्ध हो सकता है। तो उसको देखते हुए क्या किया फनी मुकुट राय ने, तो फनी मुकुट राय का जो है ना विवाह पंचायत के राजघराने में हुआ। अब जब जो है ना अगर एक पड़ोसी राज्य से अगर संबंध अच्छे बना के रखना, युद्ध ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, संबंध स्थापित करना चाहिए। तो क्या किया इन्होंने जो ना फनी मुकुट राय का जो ना विवाह पंचायत राज्य के राजघराने में हुआ है। अब इन्होंने जो ना अपना विवाह जो किया वो पंचायत राज्य घराने के राजघराने में कर लिया, रानियों से कर लिया, राजकुमारियों से कर लिया। इससे क्या होता है कि जैसे जो ना विवाह संबंध स्थापित हो तब तो एक वो जो है उनका पड़ोसी राज्य जो कभी भी जो है ना आक्रमण वगैरह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, अब जैसे जो है ना शादी ब्याह हो जाएगा तो वो युद्ध की स्थिति का होना काफी हद तक कम हो जाता है। तो उसने जो है ना पंचायत के राजा की मदद से क्योझर नरेश को पराजित किया। अब जैसे देखिए दो शक्तियां आपस में जैसे मिल गया, विवाह संबंध स्थापित हो गया, तो अब क्या हुआ ना इनके पड़ोस में जो थे पश्चिम में जो है ना क्योझर थे, क्योझर उसको जो है ना दोनों मिलकर क्या किए, परास्त कर दिए युद्ध में और उनके साम्राज्य को अपना में मिला लेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, पराजित किया उसने जो है ना अपनी राजधानी, जैसे जो है क्योझर को जो है अपने में मिला लिया, उसको परास्त कर दिया, तो उसने जो है अपनी राजधानी जो है सुतियाम्बे में, अब जो है नई राजधानी उन्होंने क्या किया, सुतियाम्बे में एक जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने। अब क्या किया, राजधानी जो था उनका सुतियाम्बे था, वहां पे उन्होंने क्या किया, एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवा दिया, एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। उसने जो ना अपने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया। उसने अब क्या किया, यहाँ जितने आदिवासी वगैरह रहते थे पहले, तो वो अपने राज्य में क्या किया, जैसे उन्होंने उसको क्योझर को जीत लिया तो उन्होंने जो है गैर आदिवासियों को भी बसाना शुरू कर दिया। उसके राज दरबार में स्थित उनके राज दरबार में जो है स्थान पाने वाले गैर आदिवासियों में, अगर उनके राज्य में जो है ना राज्य दरबार में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया था, यानी पद वगैरह हासिल किया था, राज दरबार को जो है सलाह मशवरा करने के लिए उनके मंत्री परिषद में अगर शामिल हुआ था, तो स्थान पाने वाला गैर आदिवासी में देखे जिनको गैर आदिवासियों को बसाना शुरू किया, तो गैर आदिवासियों में जो है ना कायस्थ एक जाति थी जिनके जो है पांडे भवराय श्रीवास्तव प्रमुख था, और उनमें जो है ना राज दरबार में गद्दी प्राप्त करने में अगर देखे तो उनके जो है ना गैर आदिवासी में देखे तो वो कायथा जाति से तो, और उनका नाम क्या था, पांडे भवराय श्रीवास्तव था, जिसे दीवान बनाया गया। अब इनको क्या किया, राज दरबार में जो है एक दीवान का पद इनको दे दिया गया। फनी मुकुट राय के बाद क्रमशः जैसे फनी मुकुट राय के बाद समय को जो ना समाप्त होता है, उसके बाद क्या देखते हैं, क्रमशः मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय नागवंशी राज्य के शासक बने। जैसे फनी मुकुट राय का जो है शासन समाप्त हो जाता है, उसके बाद देखते हैं तो लगातार देखते हैं कौन कौन शासक बना, तो मुकुट राय बना, मदन राय बना और प्रताप राय नागवंशी राज्य के शासक बने। ये तीनों के तीनों जिन्हों नाम हमें देखने को मिलते हैं, ये तीनों जो है क्या बने, नागवंशी राज्य के जो है शासक बने। चौथा की बात की जाए, चौथा नागवंशी, ये जैसे तीन हुए मुकुट राय, मदन राय और जो है प्रताप राय, और चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय, अब इनका नाम प्रताप राय सुतियाम्बी से जो है ना राजधानी बदलकर चुटिया ले गए। ये इन्होंने क्या किया प्रताप राय ने, कि अपनी जो है ना राजधानी सुतियाम्बे को जो बसाया था, जहां पे जो है शनि भगवान की मंदिर भी बनाई गई थी। अब क्या किया इन्होंने, सुतियाम्बे से ये क्योझर को जीतने के बाद जो ने इसको राजधानी बनाया था सुतियाम्बे को। अब सुतियाम्बे से इन्होंने क्या किया प्रताप राय ने, कि इसने राजधानी को जो है ना
बदलकर चुटिया में ले गए। चुटिया जो वर्तमान में अगर दिल्ली बोले सॉरी, वर्तमान में जो है ना रांची का एक स्थान का नाम है चुटिया। चुटिया थाना भी पड़ता है रांची में, ठीक है। वहां पे उन्होंने अपना राजधानी स्थापित किया। उसने जो है ना सुदूर काशी तक के लोगों को आमंत्रित कर राजधानी चुटिया में बसाया। उन्होंने अब क्या किया कि सुदूर काशी तक के लोगों को, जितना इनका जो है ना क्षेत्र फैला हुआ था, सुदूर काशी तक का जो क्षेत्र फैला हुआ था, वहां से जो है लोगों को बुलाकर क्या किया, इन्होंने राजधानी में बसाने का काम किया। क्योंकि उस समय जानते हैं कि झारखंड जो है ना पेड़ पौधे जंगल संपदाओं से भरा हुआ था। तो अगर किसी को राजधानी बनाना है तो जाहिर सी बात है कि उस राजधानी में डेवलपमेंट होना चाहिए, सिटी की तरह नगर विकसित होने चाहिए, वहां लोगों का चहल पहल होना चाहिए। तो ये समय क्या था ना, उतना ज्यादा चहल पहल नहीं थी। इसी कारण बस लोगों की जनसंख्या भी काफी कम थी। इसी कारण बस जो है ना उनको बाहर से लोग बुलाने पड़ते थे, और वहां पर जो है ना बसने के लिए तथा वहां शासन व्यवस्था को बनाए रखने में उन लोगों को सहायता दी जाती थी, और वहां पे जो ना शासन व्यवस्था स्थापित की जाती थी। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं जैसे, तो देखते हैं नागवंशी राजा भीमकर्ण। नागवंशी राजा किसका नाम आता है? भीमकर्ण का नाम आता है, जिनका जो है ना शासन काल की बात की जाए तो जो है 1095 से लेके 1100 जो है ना 84 ईस्वी तक का काल माना गया है। यह जो है ना एक जो है ना प्रतापी शासक थे। ये जो है ना भीमकर्ण क्या थे? एक प्रतापी राजा थे, ठीक है। प्रतापी राजा का मतलब होता है ये शक्तिशाली भी थे, तथा ये जो है ना दृढ़ निश्चय करके जो है ना युद्ध वगैरह में भी काफी ये कौशल थे, और साथ ही साथ जो है ना ये युद्ध कौशल से लेके प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में भी काफी सुदृढ़ थे, ये सक्षम थे। वो जो है ना पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि ली। इससे पहले जितना हम लोग देखे प्रताप राय, मुकुट राय, मदन राय, ठीक है, और उसके साथ साथ फनी मुकुट राय, सभी ने क्या किया था न, अपने नाम के उपरांत जो है ना राय के नाम से संबोधित करते थे, राय की उपाधि लेकर रखी थी। लेकिन जैसे ही भीम आए तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम में भीम कर्ण शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। राय के स्थान पे अब इन्होंने क्या नाम संबोधित करने लगा अपने नाम से, कर्ण उपाधि को धारण करके भीम कर्ण बन गई है। अब यह उपाधि परिवर्तन कलचुरी राजवंश के संपर्क का परिणाम है। ये जो है ना राय से इन्होंने जो है ना कर्ण में रूपांतरित जो हुआ, ये जो है ना उपाधि जो है ना कलचुरी एक राजवंश था, जिनके कांटेक्ट में आने से उनसे ये इतने ज्यादा प्रभावित हुए, जिसके कारण जो है ना उनके नाम का कर्ण, वो अपने नाम पे कर्ण लगा देते, तो वही वाला ये जो है ना अपने नाम पे लगाने लगे, परिणाम था। क्योंकि कलचुरी नरेश की उपाधि कर्ण थी, क्योंकि जो है ना कलचुरी नरेश की जो है ना उपाधि जो थी वो जो है ना कर्ण थी। कलचुरी वंश के जो ना नरेश थे वो अपने उपाधि के स्वरूप जो है ना अपने नाम में कर्ण लगाते थे, और उन्हीं के जो है ना संपर्क में आने से जो है ना उनको उनमें इतना प्रभावित हुए, इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने अपने नाम में भी जो है ना कर्ण उपाधि धारण कर ली। उसके जो है ना शासन काल में सरगुजा, उनके शासन काल की बात की जाए तो उनके शासन काल में जो ना सरगुजा के रक्सेर राजा थे, रक्सेर राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा जो है एक बड़ी पैदल सेना के साथ जो है ना नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया। अब जैसे जो है ना सरगुजा के रक्सेर राजा का नाम आता, उन्होंने जो है ना इसको जीतने के लिए, नागवंशी राज्य को जीतने के लिए, जो छोटा नागपुर क्षेत्र में बेसिकली फैला हुआ था, इनको जो है जीतने के लिए इन्होंने क्या किया, 12,000 घुड़सवार सिपाहियों के साथ तथा जो है ना एक बड़ी पैदल सेना लेकर उस राज्य को जो है ना जीतने के लिए वो निकल पड़े। आक्रमण किया, पर उसे मुंह की खानी पड़ी। पर जो है ना वो जैसे ही आक्रमण करते हैं, यहाँ जो है ना भीमकर्ण जो शासक थे उनसे युद्ध होता है, और उनसे युद्ध होने के उपरांत जो है ना ये रक्सेर राजा को जो है ना मुंह की खानी पड़ी, मतलब उनको जो है ना हार का सामना पड़ा। ये मुहावरा है, मुंह की खानी पड़ी, इसको, जिसका अर्थ होता है कि उनको जो है ना हार का सामना करना पड़ा। तो भीमकर्ण ने इस सेना को जो है ना बरुआ की लड़ाई में पराजित कर, बरुआ की जो लड़ाई हुई उसमें जो है ना पराजित कर जो है ना सरगुजा की ओर ढकेल दिया। इन्होंने जो है ना भीमकर्ण ने इसमें युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के उपरांत जो है ना सेना को पूरा परास्त कर दिया, हरा दिया। उसके बाद जो है ना उसी सेना को जो है ना वापस जो है ना सरगुजा की ओर जो है ना भेज दिया। भीमकर्ण ने रक्सेल को लूटा।
भीमकर्ण ने क्या किया, अब जैसे जो है युद्ध ये जीत गए हैं, तो अब क्या किया इन्होंने कि युद्ध उनको हराने के उपरांत जो है उनके राज्य में जितनी धन संपदाएं थी उसको सभी को जो है इसने क्या किया, लूट लिया। तथा जो है ना बरवा और पलामू दो स्थान है। पलामू तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है। पलामू के जो है टोरी परगना, पलामू में जो है पड़ता है टोरी परगना पर जो है ना कब्जा जमा लिया इन्होंने। अब क्या किया कि वहां सरगुजा में लूटपाट किया और भीमकर्ण ने रक्सैल को लूट लिया। रक्सैल को लूट लेने के बाद क्या किया उन्होंने, अब पलामू के टोरी परगना पर अपना कब्जा जमा लिया। लूट से प्राप्त वस्तुओं में वसुदेव की जो है ना एक मूर्ति उल्लेखनीय है। इस लूट की प्रक्रिया में काफी जो है धन संपदाएं उनको मिली, तो उनमें से जो है एक वसुदेव भगवान की जो है एक मूर्ति भी मिलती है जो काफी उल्लेखनीय रही है। रक्सेलों की पराजय के कारण, रक्सेल जैसे ही पराजय किए उनके पराजय के कारण जो है नागवंशी राज्य की सीमा गढ़वाल राज्य की सीमा तक फैल गया। अब जैसे जो है वो रक्सेल वंश को जो है जैसे ही वो उन्होंने हराने के पश्चात क्या किया, उनके जीते हुए राज्य को जो है अपने में मिला लिया। तो अब जीते हुए राज्य को अपने में मिलाने के कारण अब क्या हुआ, पहले जितना उनका राज्य क्षेत्र था अब वहां से जो है बढ़ के अब उनका सीमा कहां से लगने लगा, गढ़वाल राज्य से अब उनका सीमा लगने लगा। तो वहां तक उनका सीमा जो ना फैल गया। भीमकर्ण ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। अब जो ना भीमकर्ण की बात करें तो इन्होंने जो ना चुटिया जो इनका राजधानी था, छोटा नागपुर का चुटिया जो उनका राजधानी था, वहां से जो ना परिवर्तन करके क्या किया, खुखरा को जो ना अपनी राजधानी बना दिया। खुखरा को अपनी राजधानी बना दिया जो 1122 ईस्वी में खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। उसने जो ना राजधानी परिवर्तन मुस्लिम आक्रमणकारियों के संभावित आक्रमण से बचने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने जो है ना 1122 की बात की जाए तो उस समय जो है मुस्लिम आक्रमण भारत में काफी ज्यादा होते थे। और क्या कौन कौन से आक्रमण हुए थे इसके बारे में अगर विशेष जानकारी आपको जानना हो तो आप जो है ना मेरे इसी चैनल पे जो है ना भारत का जो है ना मध्यकालीन भारत को पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसमें जाकर आप जो है ना उस वीडियो में आप जाकर उसको देख सकते हैं। मेडाइवल इंडिया में संभावित आक्रमण से बचने के लिए ही उन्होंने क्या किया, न चुटिया से जो ना इनको जो ना राजधानी को उन्होंने बदल दिया और जो है ना बचने के लिए उसको बदल दिया, क्योंकि चुटिया जो है ना बंगाल पर आक्रमण करने वाले, क्योंकि चुटिया जो था बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्कों के मार्ग के अत्यंत निकट था। क्योंकि जो है ना बंगाल पर जो ना आक्रमण करने वाले तुर्कों के मार्ग के अत्यंत निकट था, क्योंकि ये चुटिया जो है ना बंगाल पर जो ना आक्रमण होता था तुर्कों के मार्ग के, यानी तुर्क जो आक्रमण होता था तुर्कों के, तो उनके मार्ग के काफी समीप ये चुटिया पड़ता था। इसी कारण बस जो है ना उन्होंने अपना जो है ना राजधानी को परिवर्तन कर लिया। दूसरी ओर खुखरा नागवंशी राज्य के प्राय मध्य भाग में पड़ता है। दूसरा अगर बात की जाए तो खुखरा जो है नागवंशी राज्य के जो है प्राय मध्य हिस्से में पड़ता है। अगर मध्य हिस्से में अगर किसी का पड़े तो जाहिर से बात है आक्रमण कहीं से भी होगा तो उसका पता जो है उनको पहले लग सकता है। मध्य हिस्सा में अगर यहाँ रहा तो जाहिर सी बात है चारों तरफ से कहीं से भी आक्रमण हो तो उसकी भनक जो है राजा को पहले ही पड़ जाएगी और उसके कारण जो है अपने सेना को तैयार कर सकते हैं। अतः राजधानी बनने के लिए बहुत उपयुक्त स्थल था। और ये जो है ना राजधानी बनने के लिए जो है ना खुखरा जो है ना काफी ज्यादा जो है ना उपयुक्त स्थल साबित हुआ। धीरे धीरे खुखरा नाम ही संपूर्ण नागवंशी राज्य का पर्यायवाची बन गया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो देखते हैं खुखरा नाम ही जो है ना संपूर्ण नागवंशी राज्य का जो है ना पर्यायवाची बन गया, मतलब उसी का उदाहरण ये बन गया। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया। भीमकर्ण की बात की जाए तो इन्होंने जो ना भीम सागर बनवाया, ठीक है, उनका निर्माण करवाया जो आज भी विद्यमान है। ये भीम सागर की बात की जाए तो जो आज भी विद्यमान है। तो 15वीं सदी ईस्वी 15वीं, अब धीरे धीरे जैसे जो हम लोग 1122 से आगे बढ़ते हैं, समय जैसे जैसे बीतता है, समय बीतने से हम लोग 15वीं सदी में जाते हैं, यानी लगभग 1500 सालों के बीच में जाते हैं कि प्रारंभ में, यानी 15वीं सदी जब प्रारंभ होता है, 15वीं सदी कब प्रारंभ होता है, 1401 से शुरू होता है। तो वहां से 15वीं सदी के प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में ही 1401 के शुरुआत में जो ना शिवदास कर्ण एक महत्वपूर्ण नागवंशी शासक
हुआ। शिवदास जो है ना, शिवदास कर्ण की बात की जाए तो ये जो है ना एक महत्वपूर्ण नागवंशी शासक हुए। उसने जो है ना 1401 ईस्वी में घाघरा, जो अभी वर्तमान गुमला में पड़ता है, में हापा मुनि मंदिर की स्थापना किया। अब इन्होंने क्या किया कि 1401 घाघरा में जो है ना हापा मुनि मंदिर की स्थापना कर दी, और उसने जो है ना भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राज्य के राजगुरु सियानाथ देव, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे, के हाथों से करवा दिया। अब इन्होंने क्या किया, हापा मुनि मंदिर की जो ना स्थापना कर दिया, और ये बेसिकली कहा जाए तो ये भगवान विष्णु की जो है ना मंदिर था। और इसकी जो ना प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो जो है ना राज्य के राजगुरु सियानाथ देव, राज्य के जो ना राजगुरु सियानाथ देव थे, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे, यानी जो ना ये एक मराठा ब्राह्मण थे, उनसे जो ना उनके हाथों से जो ना इसका मूर्ति स्थापित करवा दिया, पूजा करवा दिया। आगे की ओर हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत। अब जो है ना दिल्ली सल्तनत, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे दिल्ली सल्तनत उस समय काफी ज्यादा फेमस थी। उसमें जो है ना देखते हैं लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का बात की जाए तो उसमें जो है ना लोधी वंश का नाम आता है, जिसका जो है ना शासन कर रहा 1451 से लेकर 1527 ईस्वी तक का रहा। यह जो है ना सुल्तानों के समकालीन नागवंशी राजाओं के जो है ना नाम थे। ये जो है ना उनके राजाओं के नाम देखते हैं जिनके ये जो है ना समकालीन थे, इनका शासनकाल जो है ना उस समय का ही रहा था। उनमें किनका किनका नाम आता है तो देखते हैं। प्रताप कर्ण, ये जो है ना दिल्ली सल्तनत के समकालीन रहे हैं, जिनका जो है ना जीवन काल रहा, शासनकाल रहा 1451 से लेकर 1469 ईस्वी का। छत्र कर्ण, जिनका जो है ना शासनकाल रहा 1469 से लेकर 1496 ईस्वी तक। एवं जो है ना विराट कर्ण और प्रताप कर्ण के समय में नागवंशी राज्य अनेक जो है ना घटवार राजाओं के जो है ना विद्रोह से जो है ना त्रस्त था। समय की बात की जाए तो ये काफी जो है ना राजाओं के विद्रोह से जो है ना गुजर रहा था ये नागवंशी राज्य। तमाड़ के राजा ने राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर, तमाड़ के जो राजा थे उन्होंने जो है ना राज्य को जीतने के लिए क्या किए, खुखरागढ़ जो था उसका जो है ना घेराबंदी कर दिया, और प्रताप कर्ण को जो है ना किले का बंदी बना दिया गया, और प्रताप कर्ण को क्या किया, उसी किले में जो है ना बंदी बना दिया गया। प्रताप कर्ण की बात की जाए तो इन्होंने जो है खेरागढ़ के खरवार राजा बाघदेव की सहायता से किले की जो है ना घेराबंदी से मुक्ति पाई। ये जो है ना जैसे जो ना उन्होंने जो है ना तमाड़ के राजा ने जो है ना राजधानी खुखरागढ़ को जो है ना अपना घेराबंदी कर लिया, और उसी जो है ना उसी की घेराबंदी से जो है ना प्रताप कर्ण को जो है ना किले में ही कैद कर लिया, और उन्होंने जो है ना उस बंदी से जो है ना मुक्ति पाने के लिए क्या किया, खरवार राजा बाघदेव की सहायता ली, और वहां से जो है ना किले से घेराबंदी से वो मुक्ति पाए। बाघदेव ने जो है अब जो है ना तमाड़ के राजा के विद्रोह का दमन किया। वो जो विद्रोह कर रहे थे, बाघदेव ने तमाड़ के राजा का विद्रोह का जो है ना दमन किया, और जो है ना पुरस्कार स्वरूप उसे जो है ना कर्णपुरा का क्षेत्र दिया। और उनको जो है ना पुरस्कार के स्वरूप में अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया ना, कर्णपुर क्षेत्र जो है ना दे दिया। छत्रकर्ण के समय वासुदेव, छत्रकर्ण की बात की जाए तो उसके समय जो है ना वासुदेव, जिसको जो है ना विष्णु भी कहते हैं, की जो ना मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई। इनके जो ना छत्रकर्ण के समय की बात की जाए तो वसुदेव भगवान विष्णु की जो ना मूर्ति जो है ना कोराम्बे एक स्थान है, कोराम्बे में जो है ना प्रतिष्ठापित कर दी गई, वहां पर जो विष्णु की मंदिर प्रतिष्ठापित की गई। इस मूर्ति से आकृष्ट होकर बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु इस मूर्ति से इतने ज्यादा वो प्रभावित। ऐसे ही देखते हैं कि प्रसिद्ध जो है ना वैष्णव जो है ना संत चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। वैष्णव जो है ना संत की बात की जाए तो चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। ठीक, चैतन्य महाप्रभु जो है ना 1485 से लेकर जो है ना 1527 ईस्वी तक जो है ना मथुरा जाने के क्रम में, यानी वो जो है मथुरा जा रहे थे उसी क्रम में जो है ना 16वीं सदी के जो है ना आरंभ में झारखंड आए। 16 सदी का जैसे ही आरंभ हो रहा था उसी समय जो है ना ये जो है ना झारखंड में आए। ठीक है,
16वीं सदी का आरंभ, यानी 16वीं सदी कब से शुरू होता है, तो 1501 से शुरू होता है। 16वीं सदी 1501 से शुरू होता है। तो उसी क्रम में जो है ये जो है झारखंड में आए। किंवदंती है कि जो है चैतन्य महाप्रभु, यानी कि खेद है कि जो है चैतन्य महाप्रभु जो है नागवंशी राज के पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए रुके थे। ये जो है हमारी विडंबना है कि वो जो है बस आए और कुछ ही दिनों के लिए जो है पंच परगना क्षेत्र के जो है नागवंशी जो है राज्य में वो आकर बसे, कुछ दिनों तक वो रहे साथ में, और जो है जनजातियों के बीच जो है अपने मत का प्रचार किया। और वो जो है सभी जनजाति जो थे, जनजातियों के बीच में जो है अपने जो है मत का जो है चैतन्य महाप्रभु जो है विष्णु के उपासक थे, वो जो है उन्होंने अपना मत का जो है प्रचार प्रसार किया। 1498 ईस्वी में संध्या के जो है राजा ने जो है नागवंशी राज्य पर जो है आक्रमण किया। 1498 की बात की जाए तो उस समय जो है संध्या के जो है राजा, यानी संध्या एक राज्य था, उसके जो है राजा ने जो है संध्या के जो है राजा ने जो है नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया था। ये जो है एक राज्य था, संध्या जो है एक राज्य था, और इसके जो है राजा थे, उन्होंने जो है नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया और कुछ इलाकों को जो है अधिकार जमा लिया। और जो है कुछ इलाकों में क्या किया, उन्होंने जो है अपना जो है प्रभुत्व, संध्या के राजा जो थे उन्होंने अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर लिया। नागवंशी राजा ने खेरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधिकर्ण की जो है सैनिक सहायता से जो है अपने खोए हुए प्रदेश को वापस किया। अब जैसे जो है संध्या के राजा ने कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था, उस क्षेत्र को दोबारा नागवंशी जो है राजा प्राप्त करने के लिए क्या किया कि अपने मित्र जो है राज्य थे उनसे जो है उन्होंने सैन्य सहायता लिया। और सैन्य सहायता किनसे लिया, लक्ष्मी निधिकर्ण से उन्होंने सैन्य सहायता लिया, जो कि खेरागढ़ के राजा थे। उनसे सैन्य सहायता लेने के बाद जो है उनके सेना के द्वारा जो है फिर उन्होंने पुनः जो है संध्या के राजा को अपने जो है क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से हटाया और उस पर जो है पुनः जो है उस क्षेत्र को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। खोए हुए क्षेत्र को उन्होंने दोबारा वापस कर लिया। जितने जो है क्षेत्र पे उन्होंने अधिकार जमा लिया था, उस अधिकार क्षेत्र को जो ना फिर से मुक्त कर लिया और अपने में मिला लिया। नागवंशी राजा विभिन्न स्थलों को जो है राजधानी बनाकर आधुनिक काल तक राज्य करते रहे। अगर बात की जाए तो नागवंशी जो ना राजा थे, ये विभिन्न स्थलों यानी अनेक ऐसे स्थल थे जहाँ पे जो ना उन्होंने अपना राजधानी बसाया। और इसी प्रकार के इसी क्रम में देखे तो इन्होंने मध्यकाल से लेकर जो है ना लगभग आधुनिक काल तक यानी मॉडर्न पीरियड तक जो है ना उन्होंने किसी न किसी राज्य में जो है ना शासन करते रहे। नागवंशी राज्य की राजधानियों का क्रम इस प्रकार रहा है। अगर नागवंशी जितने राजा रहे और उन्होंने जो अपनी राजधानी जिन जिन क्षेत्रों को बनाया, झारखंड में स्थित को राजधानी जो बनाया, उसमें से अगर उनका क्रम देखा जाए, राजधानियों के क्रम देखा जाए, तो हमें देखने को मिलता है प्रथम क्या, सुतियांबे से उन्होंने कहाँ स्थानांतरित किया, चुटिया से फिर कहाँ किया, खोखरा से कहाँ हुआ, दोईसा, फिर पालकोट भोरो एवं जो है ना रातूगढ़ ये सभी जो है ना नागवंशी राजा के जो है विभिन्न जो है ना विभिन्न राजधानियां हैं। सुतियांबे नागवंश का प्रथम जो है ना राजधानी था। अगर सुतियांबे की बात की जाए तो ये जो है ना हम लोग देख चुके, पिछले में ही देख चुके, थोड़ी देर पहले हम लोग इसके बारे में भी पढ़े। सुतियांबे क्या था, नागवंश की प्रथम राजधानी था और जो है ना रातूगढ़ अंतिम राजधानी था। अगर इसका क्रम में भी देखे तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम जो है ना राजधानी क्या था, सुतियांबे था। फिर जो है ना अंतिम अगर राजधानी की बात की जाए तो वो कौन सा हुआ, रातूगढ़ हुआ। फिर अब हम लोग जैसे जो है ना नागवंशी के बारे में जानते हैं, नागवंशी वंश के विषय में पढ़े। अब जो है ना आगे बढ़े तो देखते हैं पलामू का रक्सेल वंश, यानी पलामू क्षेत्र में कौन से वंश उस समय थे स्थापित थे, रक्सेल वंश। पलामू का रक्सेल वंश के विषय में हम लोग देखते हैं, उसके विषय में हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। तो पलामू जो झारखंड का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, पलामू का जो है दक्षिण पूर्वी भाग है वो रक्सेल वंश का आधार क्षेत्र है। ये जो है ना पलामू का दक्षिण पूर्वी जो है भाग, यानी मान लीजिए ये पलामू क्षेत्र है तो इसका दक्षिण पूर्वी किधर होगा, यानी ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो कोना वाला जो हिस्सा पड़ता है, इधर से पूरब इधर से दक्षिण, तो ये वाला जो हिस्सा था यहाँ पे क्या था, झारखंड के इस हिस्से में जो है ना पलामू का दक्षिण पूर्वी
भाग जो है ना रक्सेल वंश का आधार क्षेत्र था। उनका जो है ना पूर्वी और दक्षिणी जो क्षेत्र, पलामू का पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र जो पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र जो ना इनका जो ना आधार क्षेत्र था। ये जो ना अपने को राजपूत कहते थे। ये जो ना अपने आप को क्या कहते थे, जितने जो ना रक्सेल वंश थे ये अपने आप को राजपूत कहते थे। ये राजपूताना से जो है ना रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे। ये जो है ना अपने आप को राजपूत कहते हैं, और ये जो है ना रोहतासगढ़ होते हुए राजपूताना से होते हुए, राजपूताना जो वर्तमान में हम लोग जानते हैं राजस्थान को राजपूताना, उस समय अगर देखा जाए तो राजपूताना ये कहाँ आता था, राजस्थान के अंतर्गत आता था। तो वहां से होते हुए उन्होंने क्या किया, रोहतासगढ़ होते हुए जो ना पलामू पहुंचे। राजपूताना से चलना प्रारंभ किया था, रोहतासगढ़ होते हुए, रोहतासगढ़ को बाईपास करते हुए ये कहाँ पहुंचे, पलामू पहुंचे। और यहाँ पे जो ना उन्होंने अपना जो ना शासन व्यवस्था को स्थापित किया। पलामू में प्रविष्ट होने से पूर्व, पलामू में बसने से पूर्व ये जो है ना दो दलों में बट गया। यहाँ पे जैसे वो आए और आने के उपरांत जो है शासन व्यवस्था बनाने के लिए जो है ना बसने से पहले उन्होंने क्या किया कि दो दलों में ये विभक्त हो गए। एक दल की बात की जाए तो ये जो ना हरिहरगंज, एक दल जो ना हरिहरगंज और दूसरा दल जो है ना महाराजगंज होते हुए देवगढ़ में आकर बस गए। ये जो है ना दो दलों में विभक्त हुआ, और एक दल जो है ना हरिहरगंज तथा दूसरा दल जो है ना महाराजगंज होते हुए कहाँ पे दोनों बस गए, देवगढ़ में आकर बस गए। और दूसरा दल जो है ना चतरा पाकी होते हुए जो है ना कुड़ेलवा में आकर बस गए। एक की बात की जाए तो वो जो है देवगढ़ में बस गया, और दूसरा की बात की जाए तो वो जो है चतरा हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चतरा का ही एक स्थान का नाम है कुड़ेलवा वहां पे जो है ना एक दल जाके बस गया। इस प्रकार जो है ना इस प्रकार जो है ना बात की जाए तो रक्सेलों की जो है ना दो शाखाएं स्थापित हुई। इस प्रकार की देखा जाए तो रक्सेलों की जो है ना दो शाखाएं स्थापित हुई। एक जो है ना देवगढ़ में, एक देवगढ़ में शाखा, और दूसरा क्या कहाँ पे, कुड़ेलवा में एक पलामू डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा चतरा डिस्ट्रिक्ट में बसा। रक्सेलों की जो है ना देवगन शाखा की बात की जाए तो देवगन ने किले का निर्माण जो है ना करवाया। देवगन ने क्या किया ना, किले का जो है ना निर्माण करवाया। देवगन ने जो है क्या करवाया, किले का जो है निर्माण करवाया, और उसे जो है राजधानी का दर्जा दिया, और उसको जो है उन्होंने राजधानी बना दिया। इसी तरह जो है रक्सेल की कुड़ेलवा, इसी प्रकार देखा जाए तो रक्सेलों की जो है ना कुड़ेलवा जो शाखा थे, उन्होंने जो है ना कुड़ेलवा में किले का निर्माण करवाया। कुड़ेलवा में जो है ना उन्होंने किले का निर्माण करवाया और उसे जो है ना राजधानी बना दिया। इसी प्रकार देखिए रक्सेलों ने क्या किया, कुड़ेलवा शाखा, रक्सेलों में जो कुड़ेलवा शाखा था उन्होंने जो है ना कुड़ेलवा का किला का निर्माण बनाया। वहां पे जो है ना सबसे पहले रहने के लिए ना किला का निर्माण, यानी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या किया, चारों तरफ जो है ना किले का निर्माण कर दिया, और उसके अंतर्गत हुआ रहे किले का निर्माण करवाया, और उसे जो है राजधानी बना दिया। उसे पूरी तरह दोस्तों सेफ जोन बनाने के लिए क्या किया, उसी को जो है अब राजधानी बना दिया किले बनाने के बाद। 16वीं सदी ईस्वी के आरंभ में चेरों के जो है ना आगमन तक पलामू में रक्सेलों की ही प्रधानता बनी रहे। देखिए इस प्रकार कह रहा है, जैसे 16वीं सदी जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय जैसे ही बीता, 16वीं सदी का समय जैसे ही आता है, 16वीं सदी के आरंभ में, यानी 16वीं सदी के आरंभ में का मतलब है कि जैसे 16वीं सदी कब से शुरू होता, तो 1501 ईस्वी से 16वीं सदी शुरू होता। 1501 ईस्वी से यहाँ जैसे 16वीं सदी बताया गया। 16वीं सदी की शुरुआत कब से हुई, तो 1501 ईस्वी से 16वीं सदी की शुरुआत होती है। और आरंभ में 16वीं सदी की जो आरंभ का काल था, आरंभ में जो है ना चेरों के आगमन तक पलामू के रक्सेल की ही प्रधानता थी। यानी 1501 ईस्वी के जो ना आसपास जब चेरे लोग आए, उससे पहले की बात की जाए तो उस समय जो है ना किसकी प्रधानता रही, पलामू में जो ना पूरा का पूरा जो है ना रक्सेल वंशों का ही प्रधानता रहा। ठीक है, कुल मिलाकर अगर पलामू में अगर बात की जाए तो जो ना दीर्घ काल तक जो ना रक्सेलों का ही जो ना शासन बना रहा। बाद में चेरों के बाद जो है ना अपदस्थ कर चेर जब बाद में जो आए, तब जो ना उन्होंने जो है ना पलामू के राजा जो है ना रक्सेल जो थे उनको जो ना अपदस्थ कर जो ना शासन व्यवस्था जो ना उन्होंने अपने हाथों में उसकी बागडोर को ले लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं अब पलामू का सिंह वंश,
पलामू का जो है ना रक्सैल वंश देख चुके। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो सिंहभूम क्षेत्र का जो है ना सिंहभूम क्षेत्र में जो है सिंह वंश आए उसके विषय में अब हम लोग देखते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों, अगर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों की बात की जाए में जो है ना सिंहभूम के सिंह वंश का महत्वपूर्ण स्थान आता है। सिंहभूम में जो है ना सिंह वंश आए, सिंहभूम में जो सिंह वंश आए उनकी जो है ना महत्वपूर्ण स्थान जो है ना उनको दिया गया है। सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ, सिंह वंश का जो ना पारिवारिक यानी उसका जो ना परिवार का जो ऐतिहासिक ग्रंथ था। पारिवारिक इतिहास ग्रंथ का अर्थ होता है कि उनके परिवार यानी उनके वंशजों का जो ना इतिहास का जो ग्रंथ है उस पर जो लिखी गई किताब जो ग्रंथ है उसको जो ना क्या कहा गया, वंश प्रभा लेखन। उसको जो है ना उनके जो ना वंशानुगत जो है ना लिखा गया पारिवारिक इतिहास को जो लिखा गया उसको नाम दिया गया वंश प्रभा लेखन कहा गया है। ठीक है, उनके अनुसार अगर माने, इस किताब के अनुसार माने, वंश प्रभा लेखन के अनुसार अगर माने तो सिंहभूम में सिंह वंश को की 2 शाखाएं थी कि उनकी इस बुक की मगर माने वंश प्रभा लेखन का माने तो इनके अनुसार कहा गया है कि जो है ना सिंहभूम में जो ना सिंह वंश थे इनके जो है ना 2 प्रमुख शाखाएं थे। यानी सिंह वंश कितने शाखाओं में विभक्त था, 2 शाखाओं में विभक्त था और स्थापित हुई थी। वो कौन कौन सी थी, 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में, यानी 8वीं सदी जब शुरुआत हुई थी 701 ईस्वी से जो शुरुआत हुई थी उसमें जो है ना पहली शाखा तथा जो है ना 13वीं सदी ईस्वी के आरंभ में दूसरी शाखा। अगर उसकी बात की जाए तो उनके जो है ना पारिवारिक ग्रंथ है, तो पारिवारिक ग्रंथ में बताया गया कि 8वीं सदी के समय में भी जो ना देखते हैं तो यहाँ पे जो ना सिंहभूम वाले क्षेत्र में सिंह वंश का ही शासन रहा था। और अभी जैसे जैसे परिवार समय बीतते गया, परिवार में सदस्य बढ़ते गए और उनका वंशानुगत बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते पता चला कि 13वीं सदी यानी कि जो ना 12 से 1 ईस्वी के आसपास में देखी जाए तो उस समय जो देखता है कि अब जो दोबारा आकर दूसरी शाखा जो है ना सिंह वंश के रूप में यहाँ पे जो ना स्थापित हुई है और यहाँ की शासन व्यवस्था बागडोर जो ना अपने में रखी है। अब थोड़ा देख लेते पहली शाखा के विषय में। तो पहली शाखा कब आया था, 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में आई थी। तो इसकी शुरुआत देखते हैं 7वीं सदी ईस्वी के अंत में जो है ना सिंह लोग पहली बार सिंहभूम के भूइयों वो जो है ना सड़कों के संपर्क में आए थे। पहली बार अगर बात की जाए तो 7वीं सदी का काल रखा है और उसके जो ना अंत में यानी 7वीं शताब्दी जब अंत हो रहा था, 7वीं सदी के अंत जब हो रहा था, देखिए 7वीं सदी का अंत यानी क्या है ना 8वीं सदी का आरंभ। ठीक है, जैसे 7वीं सदी का समाप्त होने को है उसके उपरांत क्या आएगा, 8वीं सदी आएगा। 7वीं सदी का अंत मतलब क्या कह रहा है कि 7वीं सदी कब तक का था, 699 ईस्वी के आसपास के अंत में जो है ना पहली बार जो ना सिंहभूम के भूइयों पे जो ना वो जो ना सड़कों के संपर्क में आए। पहली बार जो इस समय जो है ना ये जो ना भूइयों और सड़कों के जो ना कांटेक्ट में आए। 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में ही उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने इस 699 ईस्वी के आसपास में यहाँ पे आए और भूइयों और सड़कों के साथ जो ना कांटेक्ट में आए और जैसे ये 699 का साल बीतता है, जैसे ही 701 ईस्वी के आसपास में आता है तो इन्होंने क्या किया, इस 8वीं सदी के शुरुआत में यानी 701 ईस्वी के शुरुआत में उन्होंने जो इस पूरे क्षेत्र में जो है अपना अधिकार कर लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आगे देखते हैं तो क्या कहा है, इस प्रकार जो है सिंहभूम में सिंह वंश की जो है पहली शाखा की स्थापना हुई। इस प्रकार अगर हम लोग बात की जाए तो देखते हैं कि 8वीं सदी की शुरुआत में जो ना पहली जो है ना शाखा की स्थापना हुई और सिंह वंश की जो है ना पहली शाखा की स्थापना जो है ना काशीनाथ सिंह था। संस्थापक की बात की जाए कि सिंह वंश किसने, इसका संस्थापक कौन है, तो इसमें देखते हैं काशीनाथ सिंह का नाम आता है। इसके बाद की शाखा में 13 राजा हुए। इसके बाद जितने भी काशीनाथ सिंह का शासनकाल जैसे बीता उसके बाद से देखे तो और ऐसे आगे बढ़ता गया, समय काल बढ़ता गया और उसमें जो है ना 13 राजा इसमें आए और इस क्षेत्र में जो उन्होंने अपना जो है शासन किया और वो सभी के सभी राजा जो है ना इसी वंश के जो ना राजा थे और वो जो ना आरंभ में उन पर जो है ना छोटा नागपुर के नागवंशियों का प्रभाव था। आरंभ में बात की जाए तो उन क्षेत्रों पे जो ना छोटा नागपुर के नागवंशियों का प्रभुत्व था। बाद में वे जो है ना स्वतंत्र
हैसियत से शासन करने लगे। बाद में जैसे समय समय बीतता गया वे जो है ना स्वतंत्र हैसियत यानी जो है वो किसी के दबाव में ना आकर स्वतंत्र रूप से जो है वो शासन करने लगे। उनका जो है शासन 13वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ तक चला। उनका जो है शासन ये जो है ना 13वीं सदी के आरंभ तक जो है ना चला। उसके बाद 13वीं सदी के में जैसे ही कुछ समय बीतता है उसमें जो है ना दुर्भाग्य से 13वीं सदी के प्रारंभ तक चला। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दुर्भाग्य से सिंह वंश की जो है पहली शाखा के शासकों की गतिविधियों के विषय में कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। अगर बात की जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारा रहा कि उस समय का इतिहास को जानने के लिए जो उस समय के राजा वगैरह जो ना कोई ग्रंथ वगैरह लिखते नहीं थे, जिसके कारण दुर्भाग्य से हम लोग उनके पूरे इतिहास को जो ना अभी भी सही रूप में नहीं जान पाते हैं। तो पहली शाखा के शासकों की गतिविधियों के विषय में कोई वर्णन नहीं रहता। और पहली शाखा जो इनका जो ना बसा सिंह वंश का पहली शाखा, उन्होंने कोई इस तरह ग्रंथ नहीं लिखवाया, जिसके कारण जो है ना दुर्भाग्य से हम उनके इतिहास को सही रूप से न जान पा रहे हैं। इसकी हमें विडंबना है हम लोगों को कि झारखंड का पूर्ण इतिहास को अभी तक नहीं जान पा रहा कि यहाँ पे कौन कौन शासक रहे और कौन नहीं रहे। जैसे सिंह वंश की पहली शाखा शासकों की गतिविधियां यानी शासक किस प्रकार शासन करते थे, प्रशासनिक इकाई क्या थे, उनके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे शासन के अंतर्गत, इन सभी विषयों का जवाब जो ना हमें कोई वर्णन यानी लिखित और वर्णन रूप से कोई हमें इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। दूसरी शाखा की बात की जाए तो सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की बात की जाए तो इनकी जो है ना कब होता है 13वीं सदी के आरंभ में यानी 1205 ईस्वी में। ठीक है, दर्पण नारायण इसका जो है ना दर्पण नारायण सिंह जो है ना 1205 से 1262 तक इनका शासन काल रहा था। उसने जो है लंबे समय तक शासन किया और इन्होंने जो है लगभग जो है कितने वर्ष हो जा रहे हैं 5 से इतना लगभग 57-58 वर्ष तक जो है इन्होंने शासन किया। ठीक है, लंबे समय काल तक शासन किया। उसके जो है ना मरणोपरांत यानी उनके मृत्यु के बाद जो है ना युधिष्ठिर जो है ना 1262 से 71 ईस्वी तक का ये शासक बने रहे। उसके बाद जो है ना मगर उनका शासन काल जो है ना संक्षिप्त रहा। ये जो है ना जैसे ये समय जो है ना 1262 में जो है ना इनका जो है दर्पण नारायण की मृत्यु होती है, उसके पश्चात जो है ना उनके जो है ना उनके पुत्र जो युधिष्ठिर थे वो 1262 से लेकर जो है 1271 तक का ही वो शासन करते हैं। लगभग जो है 9 वर्ष तक वो शासन करते हैं इस क्षेत्र में। उसका जो है शासन काल संक्षिप्त रहा यानी किसका युधिष्ठिर सिंह का जो है शासन काल काफी संक्षिप्त रहा, मात्र 9 वर्षों की रही। युधिष्ठिर के बाद जैसे युधिष्ठिर के उनका शासन व्यवस्था छीनता है उनसे, उसके बाद जो है उनके पुत्र काशीराम सिंह, उनके पुत्र जो थे काशीराम सिंह, वो जो है उसका उत्तराधिकारी हुआ क्योंकि उस समय देख रहे हैं कि जो नहीं ये राजा के पद जो थे ना ये वंशगत होते थे यानी उसका जो है ना वंश ही उस पर राज करेगा। आगे बढ़ते हैं तो काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में, काशीराम सिंह ने जो है बनाई नाम का एक क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र में जो है बोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की। वो जो है बनाई क्षेत्र में जो है बोरहाट नाम की एक राजधानी जो है उन्होंने स्थापित की। और काशीराम सिंह के बाद जो है अच्युत सिंह ने जो है ना सिंह वंश का शासक बना। अच्युत सिंह जैसे उनका काशीराम सिंह के बाद का जो ना समय का शुरुआत होता है वो अच्युत सिंह से होता है और उन्होंने जो है इस वंश का जो है शासक बना। उसके शासन काल में सिंह राज्य की जो है कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब जो है इनके शासन काल में देखा जाए अच्युत सिंह के शासन काल में तो उस समय जो है ना उनके जो है शासन काल में सिंह राज की कुल देवी, अगर सिंह राज की कुल देवी जैसे अभी भी मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि सभी के जो है पूजा करते हैं तो उनके जो है ना कोई कुल के जो है एक कुल देवी हुआ करते थे। तो उसी समय जो इनके जो है राज्य में जो है इनके जो है कुल देवी के रूप में पौरी देवी की जो है ना प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ये जो है देवी की जो पूजा करते थे वो पौरी देवी की जो है पूजा करते थे, ये उनकी जो है कुल देवी थी। तो अच्युत सिंह के बाद जो है त्रिलोचन सिंह, अच्युत सिंह जैसे इनका टाइम पीरियड समाप्त होता है उसके उपरांत जो है त्रिलोचन सिंह का समय आता है और ये जो है सिंह वंश का शासक बनता है और ये भी आगे जो है सिंह वंश का शासक बनता है। और त्रिलोचन सिंह के उत्तराधिकारी का नाम जो है अर्जुन सिंह प्रथम होता है। त्रिलोचन सिंह की जैसे ही मृत्यु होती है तो इनके जो है पुत्र जो होते हैं अर्जुन सिंह प्रथम, वो जो है उनके राजगद्दी पर बैठते हैं। अर्जुन सिंह प्रथम जब बनारस की तीर्थ यात्रा
अपने राज्य की ओर लौट रहा था, यानी वो जो है ना तीर्थ यात्रा कर जो ना अपने राज्य की ओर जब लौट रहे थे, तो अनजाने में मुसलमानों के चुंगल में फंस गया। अनजाने में ही सही, मगर वो जो ना लौट रहे थे तो क्या हुआ ना, मुसलमान लोग जो थे उनके जो है ना चुंगल में ये फंस गया, और मुसलमान उसे पकड़कर कटक उड़ीसा ले गए। और मुसलमानों ने क्या किया, उनको जो ना वो बनारस से तीर्थ यात्रा करके आ ही रहे थे कि मुसलमानों के हाथों चढ़ गए। मुसलमानों ने पकड़ लिया और उनको पकड़कर जो ना उड़ीसा के कटक कहाँ उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के कटक में ले गए। किंतु कुछ समय बाद मुसलमानों ने उसे अपने 32 अनुयायियों के साथ जो ना अपने राज्य वापस जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही वो जो ना उनको पकड़ के जो ना कटक उड़ीसा ले गए, तो उड़ीसा में ले जाने के उपरांत जब उनका परिचय लिया गया, तो उनका परिचय में उन्होंने पाया कि वो जो है ना एक जो है ना राजा है, वो राजा है, ठीक है, एक राजा है। तो राजा के रूप में जो ऐसे पता चला कि वो एक राजा है, तो उनसे संधि बनाए रखने के लिए, संबंध अच्छा बनाए रखने के लिए क्या किए, उन्होंने माफी स्वरूप अपनी गलती को स्वीकृति करते हुए माफी स्वरूप क्या किए, उन्होंने 32 अनुयायियों, यानी अपने 32 अनुयायी, उनके जो ना सैनिक वगैरह जो भी थे, अनुयायी थे, उनको मानने वाले जो भी थे, उनके साथ जो ना उनको जो ना उनके राज्य उनको वापस जाने की अनुमति दे दी। ठीक है। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जो है ना बने सिंहभूम राजाओं में से वंश का 13वां राजा। अगर अर्जुन सिंह प्रथम के बाद की बात की जाए, जो भी राजा बने उनमें से देखते हैं इस वंश के जो है 13वें राजा के रूप में देखते हैं, तो कौन है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय, जो उत्पीड़क स्वभाव का था। ये जो है ना एक इसका जो ना नेचर कैसा था जगन्नाथ सिंह का, ये उत्पीड़क स्वभाव के थे, यानी किसी को पीड़ा पहुंचाने में इनको काफी अच्छा लगता था। उसके उत्पीड़न से तंग आकर उसके शासन काल में भूइया जो जनजाति था, उनके जो ना लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये जो ना इतना उत्पीड़न, यानी अपना प्रजा को जो ना इतना पीड़ा देते थे, कष्ट देते थे, जिसके कारण जो ना कष्ट के कारण ही जो ना भूइया जनजाति जो होते थे, उन्होंने क्या किया, उसी राज्य उनके प्रजा के बीच में रहते हुए क्या किया, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया, अपने राजा के प्रति जो है ना विद्रोह जताना शुरू कर दिया। विद्रोह जो ना कर दिया। विद्रोह स्वरूप क्या था, जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद जो है बने सिंहभूम के राजाओं के नाम जो है क्रमशः इस प्रकार है। इसके बाद क्या अगर देखा जाए तो जगन्नाथ सिंह जो है द्वितीय के बाद की अगर बात की जाए, तो उनके जो राजा हुए, वहां पे जो राजा हुए इनके वंश के, उनका नाम देख लेते हैं एक बार। तो उनका नाम कौन कौन सा था, कृष्ण सिंह, अजय सिंह, शिकार सिंह, दयार सिंह, मान सिंह, अजय सिंह द्वितीय, और शिव नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह, चित्रा सिंह। इनका शासनकाल प्राय घटना रहित था, यानी इनका जो ना शासन काल था जो घटना रहित था, इसलिए इनके विषय में कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं मिली। इनका घटना का कोई जो ना उस प्रकार जो नहीं, इस तरह का कुछ बड़ा घटना नहीं हुआ था इसके जीवन काल में, जिस कारण जो है इतिहास में इनको ज्यादा कुछ जगह नहीं दिया गया, और न ही उल्लेख से कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन राजाओं के बारे में हमें कोई उस तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अन्य राजा, अन्य राजवंश और जो भी झारखंड में अन्य राजवंश और राज्य जो स्थापित हुए, अब उनके विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो उनमें से एक नाम आता मानभूम का मानवंश। मानभूम यानी कहाँ था, मानभूम जो ना उस समय जो ना धनबाद, अभी जो ना वर्तमान धनबाद है, उस क्षेत्र को मानभूम क्षेत्र कहते हैं। तो मानभूम का मानवंश के विषय में देखते हैं। तो मानवंशी क्या, ये जो है ना धनबाद क्षेत्र एक जो ना बहुत अच्छी नगरी है। यहाँ पे जो ना कोल माइंस काफी ज्यादा मात्रा में है, और साथ ही साथ जो ना यहाँ जो है ना ISM, जो IIT कॉलेज ISM, वो भी यहीं पे पड़ता है, ठीक। और BIT सिंदरी इससे नजदीक में पड़ता है। आगे देखते हैं कि मानवंशी नरेश का जो ना शासन क्षेत्र हजारीबाग एवं मानभूम था। इनका अगर शासन क्षेत्र की बात किया जाए, मानभूम में जो ना मानवंश स्थापित हुआ, उनका क्षेत्र देखा जाए तो उस समय क्या था, इनका क्षेत्र हजारीबाग और मानभूम था। हजारीबाग यानी मानभूम यानी क्या था, धनबाद को हम लोग शॉर्ट में DH लिखते हैं, धनबाद। 8वीं सदी ईस्वी के जो है ना दूध पानी शिलालेख, 8वीं सदी ईस्वी के जो है ना दूध पानी शिलालेख की बात की जाए, तो उसमें जो है ना हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थल से जो है ना प्राप्त होता है। यह जो है ना दूध पानी शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थल, यानी दूध पानी क्या है, एक स्थल का नाम है। वहां से जो प्राप्त होता स्थल होता है उसको जो ना दूध पानी शिलालेख कहा गया। यह जो है ना 14वीं सदी
ईस्वी के जो है गोविंदपुर शिलालेख, धनबाद के निकट जो गोविंदपुर पड़ता है, ये गोविंदपुर जो है ना जीटी रोड भी पड़ता है इसमें, जीटी रोड गोविंदपुर में है। तो वो जो है ना गोविंदपुर जो है ना शिलालेख जो है ना धनबाद के निकट गोविंदपुर से प्राप्त जो है ना कवि गंधार 1373 से लेके 78 ईस्वी द्वारा रचित, इसका जो ना उल्लेख मिलता है। इसके बारे में जो ना उसमें जो ना उल्लेख मिलता है, मानवंशी राजा अत्याचारी शासक थे। मानवंशी राजा की बात की जाए तो ये जो है ना काफी अत्याचारी थे, यानी अपने प्रजा पे जो ना काफी अत्याचार करते थे, जिसके कारण इनको जो ना प्रजा अत्याचारी राजा के रूप में देखते थे। 10वीं सदी ईस्वी में जो ना भूमि जो ना स्वराज्य आंदोलन का जो ना मुख्य कारण राजाओं का अत्याचार ही था। अगर जैसे ही हम लोग 10वीं सदी की बात की जाए, 10वीं सदी यानी जो ना 10वीं सदी का शुरुआत कब से होता है, तो 901 ईस्वी से 10वीं सदी की शुरुआत होती है। उस समय अगर बात की जाए आंदोलन का मुख्य रीजन क्या था, राजाओं द्वारा किए गए अत्याचार। इसी कारण जो है ना सबर जनजाति इसी में से उभर के रहा था। अब सबर जनजाति का जो ना यह क्षेत्र छोड़ने तथा पंचायत जाकर बसने का मुख्य कारण मार राजाओं का जो ना अत्याचार विशेषकर महिलाओं पर। ये जो है ना मार राजा जो थे, ये जो है काफी ज्यादा अत्याचार करते थे, और खास करके विशेष रूप से देखा जाए तो ये अत्याचार किस पे करते थे, अधिकतर जो है ना महिलाओं पे करते थे। जिसके कारण जो है ना यहाँ पे जो है ना सब रहने वाले सबर जनजाति ने क्या किया, एक विद्रोह किया, आंदोलन किया, और आंदोलन सब जो क्या किया, राजाओं के अत्याचार से परेशान होकर आंदोलन किया, और उनको जो है ना यहाँ छोड़ने के लिए, राजा को छोड़ने के लिए यहाँ से विवश कर दिया, और वो जो है ना अंततः जाकर जो है ना पंचायत में जाकर बस गए। पंचायत वाला क्षेत्र ये बेसिकली देखा जाए तो इसी के किनारे, पंचायत क्षेत्र के किनारे हमें डीवीसी भी देखने को मिलता है। डीवीसी जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, दामोदर नदी के विषय में। तो उसी के सामने का ये क्षेत्र पड़ता है पंचायत, वहां पर जाकर ये लोग बस गए। तो मान राजाओं का जो है अत्याचार विशेषकर महिलाओं पर थे। ये जितने राजा हुए मान राजा, वो जो है ना बेसिकली अत्याचार करते थे महिलाओं पे। आगे की बात की जाए, अब जैसे जो है ना मानवंश के विषय में हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब जैसे आगे बढ़ते तो हम लोग देखते हैं अब रामगढ़ राज्य। अब रामगढ़ झारखंड का ही जो है एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रामगढ़। अब वहाँ पे जो है राज्य जो थे उसके विषय में देखते हैं कि उस समय का जो है मेडाइवल पीरियड में क्या था। तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक, अगर रामगढ़ राज्य की संस्थापक की बात की जाए कि रामगढ़ राज्य जो स्थापित किया था वो कौन थे, तो उनका नाम में देखते हैं कि बागदेव सिंह का नाम आता है। इसके संस्थापक के रूप में किसका नाम आता है, बागदेव सिंह का आता है। इन्होंने जो है 1368 ईस्वी के लगभग में जो है इस राज्य की स्थापना की है। इन्होंने जो है ये बागदेव सिंह जो थे, इन्होंने जो है ना यहाँ पे रामगढ़ राज्य की जो है स्थापना की है। ये लगभग जो है ना 14वीं सदी के मध्य में जो है ना 1368 ईस्वी के लगभग जो है ना इन्होंने यहाँ पे राज्य की स्थापना किया। और बागदेव सिंह अपने जो है ना बड़े भाई, बागदेव सिंह क्या किए, अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी नरेश की सेवा, जो कि ये जो है ना इनके जो है ना बड़े भाई जो है सिंहदेव थे, वो जो है ना नागवंशी नरेश की सेवा में थे। वो जो है ना क्या करते थे, नागवंशी जो है ना नरेश होते थे, झारखंड के जो नागवंशी नरेश थे उनके जो है सेवा में ही करते थे। नागवंशी नरेश कहाँ, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में होते थे, तो उनकी जो है ये सेवा में रहते थे। बाद में अपने जो है स्वामी से मतभेद होने पर, स्वामी इसको किसको कहा गया है, स्वामी का अर्थ जो है ना राजा को स्वामी कहा गया, और अपना जीवन जो है ना पूरा माना जाता था कि उस समय की स्वामी अपने राजा के लिए वो पूरा बिताते थे। तो बाद में स्वामी यानी राजा से मतभेद होने पर जो है वह बड़का गांव क्षेत्र में परगना करनापुरा, जो बड़का गांव क्षेत्र होता है वहां पे करनापुरा जो है ना एक स्थान का नाम है, वहां पर जो है ना चले आए। और वहां के जो ना स्थानीय शासक, और वहां के जो ना स्थानीय शासक थे, वहां पे जो ना स्थानीय क्षेत्र में जो शासन व्यवस्था को चलाते थे उसको जो ना स्थानीय शासक कहा गया, को जो है ना पराजित करके, और उनके जो ना स्थानीय क्षेत्र में जो थे स्थानीय राजा जो थे उनको जो ना पराजित करके जो ना कर्णपुरा पर जो है ना अधिकार कर लिया। उनको जो है ना हराकर कर्णपुरा पर अधिकार कर लिया। और धीरे धीरे जो है ना इन्होंने क्या किया, अन्य 21 परगनों पर जो है ना कब्जा जमा लिया। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे 21 परगनों जो झारखंड में पूरा क्षेत्र में लगभग फैला हुआ था, वो पूरे 21 जो है ना परगनों पर जो है ना कब्जा जमा लिया। इस 21 परगने के विषय में हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो बागदेव बागदेव सिंह की राजधानी सिसिया थी। बागदेव सिंह जो थे ये, इनकी जो है राजधानी की बात की जाए तो इनकी जो है राजधानी इन्होंने जो बनाया वो जो है कहाँ पे बनाया, तो सिसिया में बनाया। सिसिया में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और कालांतर में जो है राजधानी बदलती रही। कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया और उसे उसे जो ना उन्होंने आक्रमण ना हो या आक्रमण के उद्देश्य को देखते हुए जो ना उन्होंने अपने राजधानी का परिवर्तन जो है ना करता रहा। रामगढ़ राज्य के जो है ना राजधानियों का इस प्रकार क्रम है। अगर रामगढ़ में जितने भी उस समय मेडाइवल पीरियड में, झारखंड के मेडाइवल पीरियड में जितने भी राजधानी जो ना स्थापित हुए, उन सभी राजधानियों का अगर क्रम देखना चाहे तो उसका क्रम जो है ना इस प्रकार था। पहला देखते हैं सिसिया। सिसिया को माने तो ये जो है प्रथम राजधानी था और अंतिम राजधानी के रूप में पद्मा। ये दोनों नाम रखना इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या हुआ उसके विषय में भी देखते हैं। तो प्रथम जो है राजधानी बना वो सिसिया बना, ठीक है। उर्दा ये दूसरा और बादम ये तीसरा राजधानी, रामगढ़ ये चौथा, इचाक ये पांचवा और ये जो है ना पद्मा, ये जो है ना सभी जो है ना राजधानी, ये जो है पद्मा जो है ना अंतिम राजधानी बनी। ये सभी राजधानी अगर देखा जाए तो रामगढ़ का इतिहास का आज तक का राजधानी रहा है। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब जो है ना हेमंत सिंह के विषय में देखते हैं। तो हेमंत सिंह के विषय में क्या पता चलता है, इनका जो है ना शासनकाल जो है ना 1604 से लेके 1661 ईस्वी तक का माना गया है। ये जो ना उर्दा के जो ना स्थान पर बदमा को राज्य की राजधानी बनाया। इन्होंने जो है ना उर्दा जो पहले राजधानी थी उसके स्थान पर किसको बनाया, बादम को जो है ना अपनी राजधानी बनाया। दलल सिंह ने जो है ना बादम के स्थान पर जो है ना 1670 ईस्वी में जो है ना रामगढ़ को राज्य की राजधानी बनाया। रामगढ़ को जो है ना राज्य की राजधानी बनाया। और आगे चल के देखें तो दलल सिंह द्वारा राज्य की राजधानी परिवर्तन का मूल कारण बादम का भौगोलिक और जो है ना सामरिक दृष्टि था। अगर वो जो है ना अपना राजधानी जो है ना बदलते थे, उस बदलने का रीजन अगर देखा जाए तो उसका जो है भौगोलिक स्ट्रक्चर, जानते हैं कि झारखंड जो है ना भौगोलिक तरीके से काफी ज्यादा जो है चैलेंजेस वाला राज्य में आता है। तो भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से जो है वो असुरक्षित होने के कारण ये क्या करते थे कि ये जो है ना अपने राजधानियों का परिवर्तन करते थे। आगे बढ़ते हैं सिंहदेव के वंशज। अगर सिंहदेव की वंशज की बात की जाए तो वंशज में किसका नाम आता है, तेज सिंह का नाम आता है, जिनका जो है ना शासनकाल रहा 1772 से 1780 ईस्वी का शासनकाल रहा। 1772 ईस्वी में जो है रामगढ़ नरेश, 1772 में बात की जाए तो रामगढ़ नरेश जो है ना ये रामगढ़ नरेश बने। इस तरह जो है राज्य पर राजकुल की दूसरी शाखा का जो है शासन स्थापित हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग देखें तो रामगढ़ में जो है ना दूसरे जो है ना रामगढ़ में जो है ना दूसरी शाखा का जो है ना स्थापित हो गया, ठीक है। और वो दूसरी शाखा के रूप में जो है राजकुल की दूसरी शाखा का जो है ना शासन स्थापित हो गया। और ये कौन था, रामगढ़ नरेश थे। रामगढ़ नरेश कौन बने, तेज सिंह बने, दूसरे शाखा के रूप में स्थापित हुए। इन्होंने मतलब तेज सिंह ने जो है ना शासन का संचालन राजधानी इचाक से किया। इन्होंने जो ना अपना शासन जो चलाया तेज सिंह ने, इन्होंने जो ना राजधानी इचाक को बनाया था और वहीं से जो ना ये पूरे के पूरे इस क्षेत्र में जो ना पलामू वाले क्षेत्र में जो ना पूरे में शासन चलाया। 1880 ईस्वी में रामगढ़ वाले क्षेत्र में शासन चलाया। 1880 ईस्वी में जो है रामगढ़ राज्य की बागडोर की बात की जाए तो राजकुल की जो है ना तीसरी शाखा के हाथ में चला गया। राजकुल की जो तीसरी शाखा थी उसके हाथों में ये चला गया। इस शाखा के प्रथम शासक, अगर राजकुल शाखा के जो है प्रथम शासक की बात की जाए तो वो जो है कौन थे, ब्रह्मदेव नारायण सिंह थे। इस शाखा ने पद्मा, जिसको जो ना हजारीबाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये पद्मा एक स्थान है जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान क्या हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से 22 किलोमीटर दूर अगर हम लोग जाएं तो वहां पे एक स्थान मिलता है जिसका नाम है पद्मा, को जो ना राज्य की राजधानी बनाया। और इसी पद्मा को जो ना उन्होंने जो है राज्य की राजधानी बनाया। पद्मा में जो है राजधानी क्यों वो परिवर्तित करते थे, क्योंकि भौगोलिक जो है ना काफी ज्यादा चैलेंजेस हुआ करते थे और जो है ना भौगोलिक चैलेंजेस के कारण वो जो है ना राजधानी का परिवर्तन करते थे। तो इन्होंने वहां पे राजधानी बनाया। पद्मा में जो है ना स्थित राजप्रसाद के अवशेष आज भी जो है ना विद्यमान। अगर राजप्रसाद का अवशेष देखना चाहे तो उनके अवशेष के रूप में आज भी हमें वहां देखने को
मिल जाते हैं। 1937 ईस्वी, अब देखते हैं कि 1937 ईस्वी में जैसे ही हम लोग प्रवेश किए तो उसमें जो है कामाख्या नारायण सिंह जो है रामगढ़ राज्य के शासक बने। अगर 1937 यानी ये जो है ना अब जो है ना मॉडर्न पीरियड की बात करने लगा, झारखंड का जो है ना आधुनिक काल जो था वो उसकी बात कर रहा है 1937 में। तो वहां पे जो है ना कामाख्या नारायण सिंह जो रामगढ़ राज्य के शासक बने। ये जो है ना कामाख्या नारायण सिंह कहाँ के शासक होते हैं, तो 1937 में जो है ना रामगढ़ राज्य के शासक बने। और 26 जनवरी 1955 ईस्वी को जो है ना बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत जो है ना रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। और ये जो ना अधिनियम बना 26 जनवरी 1955 में। ये जो ना अधिनियम था बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम, यानी कि बिहार राज्य उस समय क्या था, झारखंड पूरा का पूरा जो ना बिहार में आता था। और झारखंड को जो ना दक्षिणी बिहार के नाम से हम लोग जानते थे। बिहार को जो है ना झारखंड को दक्षिणी बिहार के नाम से जानते थे, तो दोनों एक ही था। तो इस पे जो है ना भूमि सुधार के नाम पे जो धारा 3 के अंतर्गत आता था, रामगढ़ राज्य का अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। रामगढ़ को जो है ना मिला लिया गया, इसका कोई रामगढ़ का अस्तित्व नहीं रह गया। तो इसको जैसे ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, अब देखते हैं कि तीसरा पॉइंट पे जाते हैं। क्या है ये, खड़गडिहा राज्य। अब देखते हैं जो छोटे छोटे राज्य बने थे झारखंड में, उसमें से नाम आता है एक खड़गडिहा राज्य का भी नाम आता है। तो खड़गडिहा राज्य की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं, खड़गडिहा राज्य में हम लोग देखते हैं तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15 जो है सदी ईस्वी में हुआ। खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब हुआ, तो 15वीं सदी में हुआ। इस जो है राज्य के जो है संस्थापक का नाम जो है ना बात की जाए तो हंसराज देव था। अगर जो है ना जैसे खड़गडिहा राज्य जो है स्थापित हुआ तो इस राज्य का जो है संस्थापक हुआ वो कौन था, हंसराज देव था, जो दक्षिण भारत से यहाँ आया था। यानी भारत का जो है ना, यानी भारत का कौन वाला क्षेत्र से, दक्षिण वाला क्षेत्र से, यानी साउथ वाला क्षेत्र से ये यहाँ पर आए थे। और यहाँ आकर जो है इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। उसने जो है ना बंदावत जाति के शासक को पराजित कर, बंदावत जाति के जो शासक थे उनको जो है ना पराजित कर हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हजारीबाग, जहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी है, हजारीबाग, वहां से जो है ना 90 किलोमीटर में फैला क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये जो हजारीबाग जो पड़ता है वहां के जो है 90 किलोमीटर एरिया को जो है इन्होंने हंसराज देव ने जो है अपने अधीन कर लिया, बंदावत जाति के राजा को हराकर। ठीक है, इन पर अधिकार कर लिया। इस राजवंश ने क्या किया, उत्तरी बिहार, यानी उत्तरी बिहार हम लोग किस में आते हैं, दक्षिणी बिहार में आते थे। तो उत्तरी बिहार के ब्राह्मण जमींदार परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने क्या किया, अपना राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या किया, अब जो है इन्होंने विवाह प्रस्ताव ले जाके एक विवाह उनके जो है ना ब्राह्मण जमींदार परिवार से विवाह कर लेता है। उनके पास जमींदार है तो जाहिर सी बात है कि जमीन काफी ज्यादा है, तो उनको शासन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वो क्या किए, एक विवाह संबंध स्थापित करते हैं। क्योंकि प्राचीन संबंध में भी हम लोग देख चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार भी विवाह नामक प्रस्ताव से जो ना बढ़ाकर वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते। तो ये भी अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसी प्रकार जमींदार की बेटी से जो ना वो विवाह करते हैं और हंसराज अपने जो है ना साम्राज्य की स्थापना करके साम्राज्य को और ज्यादा विवाह प्रस्ताव से बढ़ा लेते हैं। अब आगे और देखते हैं कि झारखंड में पंचायत राज्य के विषय में भी देखते हैं, जिन्होंने जो है यहाँ झारखंड में शासन किया अपना, उनके विषय में भी अब देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसके विषय में क्या बताया गया, पंचायत राज्य जो मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अगर पंचायत राज्य की बात की जाए तो ये मानभूम मतलब क्या, धनबाद वाले क्षेत्र का जो ना सबसे शक्तिशाली राज्य था। वर्तमान में मानभूम क्षेत्र का ही वर्तमान नाम क्या है, धनबाद है। ठीक है, तो मानभूम क्षेत्र का जो ना सबसे शक्तिशाली राज्य ये पंचायत राज्य था। इससे पहले जो शासन करता था तो ये जो ना मानभूम क्षेत्र वर्तमान धनबाद वाले क्षेत्र में ये शासन करते थे। और वहां के जो वो सबसे शक्तिशाली राज्य में से राजा में से वो माने जाते हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार, अनुश्रुतियों की अगर माने तो उनके अनुसार जो ना काशीपुर नरेश के पुत्र ने पंचायत राज्य की स्थापना की। अगर अनुश्रुतियों का माने, अनुश्रुतियों के अनुसार कहा गया है कि जो ना काशीपुर नरेश के जो पुत्र थे, ये काशीपुर जो है ना अभी भी देखते हैं बंगाल में पड़ता, काशीपुर नरेश के पुत्र ने
काशीपुर के जो नरेश थे, नरेश यानी राजा के, राजा नरेश यानी राजा, राजा के पुत्र ने जो है पंचायत राज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पंचायत राज की स्थापना की। काशीपुर नरेश की रानी ने, काशीपुर नरेश, नरेश यानी राजा, राजा को नरेश कहा गया। उनकी जो न रानी, उनकी जो न पत्नी ने जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा, जगन्नाथपुरी जो हमारा उड़ीसा में पड़ता है, ये काफी फेमस टेम्पल है। यहाँ पे कभी भी अगर जाने का मौका मिले तो जगन्नाथपुरी जाके जो है ना जरूर घूम ले। और इसके विषय में अगर और अधिक जानना हो तो हमने वहाँ मेडाइवल में पढ़ा चुके हैं, जगन्नाथपुरी की स्थापना किन्होंने, किन राजा ने किया, किन परिस्थितियों में किया, उसको हम पढ़ा चुके हैं वहाँ पे। अगर आप जानना चाहते हैं इसके विषय में तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। तो क्रम में जो ना एक बच्चा को जो ना अरुण वन, एक बच्चा को जो ना उन्होंने जो ना तीर्थ यात्रा के दौरान ही अरुण वन में, जो आज का पंचायत है, उस समय जो ना पंचायत का क्या नाम था? अरुण वन था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में जनसंख्या के रूप में काफी कम थी, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थे, जिसके कारण जो ना वो चारों तरफ देखते तो मैक्सिमम एरियाज में जो ना हमें झाड़ जंगल ही दिखाई पड़ते थे। तो वही जो ना पंचायत अभी जो ना काफी डेवलप दिखता है जो पंचायत, उस समय जो ना काफी जंगलों से वो भरा हुआ था। ठीक है, तो अरुण वन जो पड़ता है वहां पे वो जो आ रहे थे, जब जगन्नाथपुरी की यात्रा करने वो तीर्थ यात्रा में निकले थे, तो निकलने के दौरान जो ना अरुण वन, जो पंचायत का अभी वर्तमान नाम जो है ना पंचायत है, वहां पे क्या किए, रास्ते में तीर्थ यात्रा जाने के क्रम में ही क्या किए, एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जो ना उन्होंने एक जन्म दिया और उस बच्चे को जो ना यही छोड़ के वे लोग जो है ना ठाकुर द्वार, जिसको जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं, कि और जो है ना बढ़ गए। उसी बच्चे को उनकी माता ने वहीं पे जन्म दिया और उसको वहीं छोड़ के वो क्या किए, जगन्नाथपुरी की यात्रा में चले गए। यही बच्चा, यही जो जन्म हुआ अरुण वन में, जिस बच्चे का जन्म हुआ, यही बच्चा जो है ना बड़ा होकर जो है इस राज का संस्थापक बना। पंचायत राज का संस्थापक की बात की जाए तो यही जो अरुण वन में जन्मा जो बच्चा था, वही जो ना समय बीतने के बाद जो है ना इस राज का जो ना संस्थापक बनता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कपिला गाय द्वारा पालित होने के कारण, कपिला गाय, इनको जो है ना जैसे जन्म हुआ था इनका, तो कपिला गाय द्वारा पालित होने के कारण, कपिला गाय जो रखते थे ये लोग रखते थे, उनके द्वारा जो ना पालित होने के कारण जो ना राजा ने कपिला गाय की जो ना पूंछ अथवा चोर को पंचायत राज का राज्य चिन्ह बनाया। इनके द्वारा, इनको जो पाला गया था वो कपिला गाय के द्वारा पाला गया था, जिनसे जो वो इतने ज्यादा प्रभावित थे और पालन होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने राज्य चिन्ह के रूप में जो ना इस गाय की जो ना पूंछ अथवा जो ना चोर को जो ना पंचायत राज का राज्य चिन्ह बना दिया उसी को। इसी कारण वो जो ना गोमुखी राजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी कारण जो ना उनको गोमुखी राजा के भी नाम से जानते हैं। उसके उत्तराधिकारी के शासन काल में बीरभूम के राजा ने पंचायत राज्य पर आक्रमण कर एक बच्चे को छोड़ राज परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। और आगे जैसे देखते हैं कि इनके जो है ना पंचायत राजा के जो उत्तराधिकारी होते हैं, उत्तराधिकारी के शासन काल में बीरभूम के जो राजा होते थे, बीरभूम के राजा ने जो ना पंचायत राज्य पर आक्रमण किया। बीरभूम के राजा ने पंचायत पर जो ना आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात जो है ना उनके जो ना एक बच्चे, उनके जो ना पंचायत राज्य के जो ना एक बच्चे को छोड़कर उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी सदस्यों को क्या किया, बीरभूम ने जो ना हत्या कर दी। बच्चा बड़ा होकर अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। बच्चा जैसे बड़ा हुआ और वही बच्चा जो ना क्या किया, अपने राज्य को जो ना पुनः जो ना प्राप्त करने में सफल रहा, पुनः प्राप्त किया। और उसमें जो ना बीरभूम के राजा को फिर उन्होंने हराया और हराने के पश्चात जो है ना पंचायत राज को फिर से अपने राज्य में अपने अधीन कर लिए। फिर उसी राज्य को जो उनका था पहले, कभी उनके पिता की हत्या करके राज्य को छीना गया था, उसी राज्य को उन्होंने पुनः जो ना प्राप्त कर लेता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं और भी कौन से राजवंश झारखंड में हमें देखने को मिलते हैं। तो ढालभूम का ढाल वंश हमें देखने को मिलता है। पूर्वी सिंहभूम का ढालभूम, जो ढालभूम क्षेत्र का ढाल वंश का शासन क्षेत्र था। ढाल वंश के संस्थापक का पिता धोबी जाति का था। ढाल वंश के जो ना शासक के जो ना पिता जो थे वो जो ना धोबी जाति का था तथा माता जो ना ब्राह्मण जाति का था। यानी जो ना ये लोग जो ना विवाह किए थे जो
उस समय भी ढाल वंश के जो ना विवाह किए थे, ढाल वंश के शासक के जो ना पिता जो विवाह किए थे वो क्या थे, वो खुद तो धोबी जाति से थे, लेकिन उनकी माता क्या थी, न ब्राह्मण जाति से थे। यानी उस समय भी हमें इंटरकास्ट मैरिज देखने को मिल जाता है। ढालवंशी शासक नरबली प्रथा के पोषक थे। ढालवंशी शासक क्या करते थे, नरबली, नरबली यानी नर मनुष्य की जो है ना बलि देने की प्रथा का जो ना पोषक थे। ये लोग जो है ना मनुष्य की बलि दिया करते थे। पूजा में क्या होता था, अभी भी जो ना पूजा होता है तो अभी जो है जानवरों की बलि दी जाती थी, परंतु ये ढाल वंश के जो शासक थे ये जिंदा आदमी इंसान की जो है बलि दिया करते थे, जिसको हम लोग नरबली के नाम से यहाँ देखते हैं। नरबली प्रथा का पोषक थे। ये नरबली जो ना प्रथा को अपने राज्य में बहुत ज्यादा फैलाते थे और उसके जो ना पोषक जो ना करता धरता थे, पोषक थे, उनको संरक्षण प्रदान करते थे कि हाँ प्रमोट करते थे कि नरबली होनी चाहिए, तो लोगों की ही बलि दी जाती थी नरबली में। अब आगे जैसे बढ़ते ढालभूम कंप्लीट करते हैं तो अब जाते हैं फिर पलामू का जो है ना चेरो वंश। पलामू के चेरो वंश का जिसको हम लोग वहां पे संक्षेप में देख चुके थे, तो पलामू के चेरो वंश के विषय में देखते हैं। तो उसके विषय में हमें क्या देखने को मिलता है, तो पलामू का जो है ना चेरो वंश, पलामू के चेरो वंश की स्थापना, पलामू के चेरो वंश की स्थापना की बात की जाए तो इनकी स्थापना जो है 16वीं सदी ईस्वी में हुई। जो पलामू चेरो ने पलामू के रक्सेलों का पदस्थ कर जो है ना वंश का शासन स्थापित कर लिया। ये जो इनका जो है ना हम लोग जो है ना पलामू के रक्सेल वंश में भी ये जो है ना चेरो वंश का जो है ना संक्षिप्त में वहां पे हम लोग भी पढ़े, थोड़ी पहले ही हम लोग इसको कंप्लीट पढ़े भी। और वही चीज यहाँ पे दिया गया कि पलामू में चेरो वंश का जो है ना कुछ समय तक शासन रहा और इन्होंने क्या किया, पलामू के रक्सेल वंश को क्या किया था, पदस्थ कर दिया था और इन्होंने बागडोर अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लासेस हम लोग झारखंड की क्लासेस यही रखते हैं। आज के चैप्टर काफी लंबा था, तो इसमें जो ना हम लोग प्रमुख जो है ना राजवंश जितने भी झारखंड में हुए उन सभी के विषय में हम लोगों ने आज देख लिया। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इसमें मैसेज वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस यहीं रखते हैं। जोहार, जय हिंद, जय भारत। लबासना क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।